हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी हब ऑफिशियल में। हम पढ़ रहे थे दोस्तों गोदान, और गोदान पूरा हमने 36 भाग पढ़ लिए हैं। मैंने आपसे लास्ट वीडियो में कहा था कि एक वीडियो या एक क्लास के माध्यम से हम पूरे गोदान का एक बार सार है वो समझ लेंगे, क्योंकि सही तरह से पढ़ने का और हमको याद हो जाए यही तरीका होता है। प्रत्येक क्लास में हमने प्रत्येक पिछली वाली क्लास का हमने सार देखा था। यदि आपने अभी तक गोदान उपन्यास हिंदी हब ऑफिशियल के साथ में नहीं पढ़ा है तो एक बार 28 क्लास आपके लिए डाल दी गई हैं, जिनमें बहुत अच्छी तरह से आपको गोदान है वो पढ़ाया गया है, समझाया गया है। और जो सारी क्लासों को लेकर के यहाँ तक पहुँचे हैं उनके लिए मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपका इतना साथ रहा। तो निश्चित ही आप अपने फल प्राप्ति के लिए हकदार हैं। आरपीएससी सेकंड ग्रेड, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की जितनी भी रचनाएं हैं लगातार आपको चैनल पे वीडियो दोस्तों मिल रही हैं। कौन सी रचना का आप व्याख्या करवाना चाहते हैं, कौन सी रचना की प्रश्नोत्तरी चाहते हैं, जो भी आपका क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, वो आप लिख करके बता दें। तो चलिए आज हम इस क्लास के माध्यम से पूरे गोदान उपन्यास को एक बार देखेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं भाग 1 में होरी का राय साहब से मिलने जाना। होरी है वो बैलों को सानी पानी दे देता है और वो कहता है कि भाई मैं तो राय साहब से मिलने जा रहा हूँ। धनिया उससे कहती है कि भाई कुछ क्या कर लो, जलपान तो कर लो। लेकिन होरी कहता है कि जलपान करने की मुझे टाइम नहीं है। वो कहती है कि तुम्हें भाई ये इस तरह से इन लोगों के पास जाते क्यों हो। वो कहता है कि जब अपनी गर्दन है वो दूसरों के पाँवों के तले दबी हो तब उनके पाँवों को सहलाने में ही कुशल है। इसके बाद दोस्तों धनिया है यानी होरी है, थोड़ा सा व्यवहार कुशल था, लेकिन धनिया व्यवहार कुशल नहीं थी। उसके विवाह को 20 वर्ष है वो हो चुके थे और उसको ये अनुभव हो गया था कि कितना भी पेट को खर्चे को कम करो लेकिन फिर भी क्या है, लगान है वो माफ़ नहीं हो सकती है। उसकी 6 संतान हुई थी, जिसमें से 3 लड़के हैं वो मर गए थे। 3 लड़के यानी 3 संतान बची थी, लड़के नहीं 3 संतान बची थी, जिसमें पहली संतान थी गोबार नहीं है, गोबर है, जिसकी उम्र है शुरुआत में 16 साल बताई गई है। सोना है, सोना की उम्र है वो 12 साल बताई गई है और रूपा की उम्र 8 साल बताई गई है। यानी कि देखिए 20 साल विवाह के हो गए, 16 साल गोबर और 12 साल क्या है सोना और 8 साल रूपा, 4 का अंतर है। और 36 साल की कौन हो गई है, धनिया हो गई है। और होरी को भी क्या चल रहा है, 40वां साल है वो चल रहा है। धनिया उसके सामान को ला करके दे देती है। होरी कहता है कि भाई ऐसा तो सामान ऐसे 5 सामान ऐसे ले आइए जैसे कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, ससुराल जा रहा हूँ। होरी और धनिया में विनोद होता है। वो कहती है कि भाई तुम ऐसे नहीं हो, इतने सजीले नौजवान हो कि साली सलज तुम्हें देख करके रीस जाएंगी। वो कहता है कि भाई तो इस बात को सुनकर के क्या है, होरी को अपनी यथार्थता का बोध होता है और वो कहता है कि भाई क्या है, अभी तो मेरे 40 भी नहीं हुए हैं, मर्द 60 पर पाठे होते हैं। लेकिन होरी को इस बात से यथार्थता का बोध हो जाता है और वो कहता है कि भाई 60 की उम्र आएगी नहीं, इससे पहले ही हम चल देंगे। अब होरी है दोस्तों वो गाय की कल्पना करते जाता है कि भाई वो एक पछाई गाय लेगा, बच्चों को दूध हो जाएगा, ठीक है। और गऊ की सेवा से ही क्या होती है, पुण्य मिलता है, स्वर्ग मिलता है और उसी से क्या बढ़ती है, घर की शोभा बढ़ती है। वो चला जा रहा है, आसपास के खेत वाले उसे राम राम करते हैं। वो सोचता है कि ये बड़े लोगों से मिलने का ही क्या है, प्रसाद है कि आसपास के लोग भी मुझको क्या करते हैं, पूछते हैं। इसके बाद में वो वहाँ से चल कर के खलेटी में आ जाता है और खलेटी में उसकी मुलाकात है वो भोला से होती है। भोला अब की बार मेले से गायों को लेकर के आया है, 2 गाय लाया है और 2 बछिए लाया है। बछियों के उसने दोस्तों क्या है 30 रुपये दिए हैं और गाय के 80 रुपये। यानी जिस गाय की भोला से होरी बातचीत करता है, देखता है उस गाय के कितने रुपए दिए हैं, 80 रुपये दिए हैं। उन दोनों में दोस्तों राम राम होती है और वो कहता है कि अब की बार तो क्या है बाजार बड़ा
महंगा रहा है। राय साहब इसके 100 रुपये देना चाहते थे लेकिन मैंने नहीं दी। होरी है वो उसके गायों की प्रशंसा करता है। इसके बाद में भोला है वो अपना रोता है कि भाई जब औरत यदि आदमी की मर जाए तो आदमी के क्या है, हाथ पांव कट जाते हैं। तो मैं कोई ना कोई, भैया मेरी जब से पत्नी मरी है, घर बार है वो चौपट हो गया है, दूध बूध है लेकिन खाने पीने वाला कोई है नहीं। तो होरी है उसको आसन मिल जाता है और वो कहता है कि मेरे ससुराल में एक मेहरिया है जिसका पति है वो मर गया है, वो पीस पास करके काम चलाती है अपना, तो मैं उससे तुम्हारी बात कर सकता हूँ। भोला को रस आ जाता है और वो भोला कहता है कि जल्दी से तुम यदि मेरी करवा दो तो इस गाय को मैं तुम्हारे लिए दे दूंगा। और वो कहता है कि ठीक है। लेकिन बाद में पता चलता है कि भोला के पास भूसा ना रहने के कारण वो उस गाय को दे रहा था। तब होरी है वो पसीज जाता है और वो कहता है कि भाई मैं तुम्हारे पेट पर लात नहीं मार सकता, मुझे पता नहीं था कि तुम भूसे की वजह से इस गाय को देना चाह रहे हो। वो कहता है ऐसी बात नहीं है, तुम तो मेरा रिश्ता करवाओ और क्या करो। वो कहता है कि मेरे पास ही, होरी कहता है कि मेरे पास ही भूसा रखा हुआ है, तुम ऐसा करो किसी को भेज देना, भूसा ले जाएगा, अब की बार काफ़ी भूसा हो गया था। भोला कहता है मैं भेज दूंगा लेकिन तुम भी क्या है, इसको ले जाना, गोबर को भेज देना। तो यहाँ पर दोस्तों गाय देने की कहना, भूसे की बात होना और हमारा क्या है, यहाँ पर पहला भाग है वो समाप्त हो जाता है। दूसरे भाग में अब देखिए हम चलते हैं। दूसरे भाग की जो घटनाएं हैं, सबसे पहले बातचीत आती है कि अवध प्रांत के दोनों गांव हैं। एक का नाम है क्या, सेमरी है, जहां पर राय साहब अमरपाल सिंह रहते हैं। दूसरे गांव का नाम है बेलारी जिसमें होरी रहता है। और दोनों गांवों के बीच में 5 मील का अंतर है वो बताया गया है। पिछले सत्याग्रह संग्राम में क्या हुआ था, राय साहब ने काउंसिल की मेंबरी है वो छोड़ करके जेल चले गए थे, जिससे कि उनकी यश प्रतिष्ठा है वो बढ़ गई थी और असामियों को उनसे श्रद्धा हो गई थी। या राय साहब ने यानी कि प्रसिद्धि है वो पाली थी, सबकी श्रद्धा के पात्र हो गए थे। राय साहब के व्यक्तित्व के बारे में बताया गया है, साहित्य और संगीत के प्रेमी थे, ड्रामा के शौकीन थे, अच्छे वक्ता और लेखक थे, अच्छे निशानेबाज थे। तो ये है राय साहब क्या करते थे। राय साहब अपने पुरखों के द्वारा, पूर्वजों के द्वारा चली आ रही परंपरा को जीवित रखना चाहते थे और हर बार जेठ के दशहरे पर धनुष यज्ञ का आयोजन करवाते थे और अपने द्वारा लिखा हुआ या कोई ना कोई एक ऐसा नाटक है वो प्रस्तुत करवाते थे। तो अब की बार भी जेठ के दशहरे के धनुष यज्ञ की जो तैयारियां हैं वो चल रही थी और इसी परिप्रेक्ष्य में होरी है वो राय साहब से मिलने गया था। होरी सोचता है कि राय साहब के इधर से ही आ जाए, मेरी नज़र है, उनकी नज़र है वो मुझ पर कैसे पड़े। तो राय साहब वैसे ही उधर से निकलते हैं, वो होरी को देखते हैं और वो कहते हैं कि आओ आओ होरी। और होरी से कहते हैं कि अब की बार तुम्हें राजा जनक का जो माली है वो बनना पड़ेगा। इस प्रकार के निर्देशन दे करके वो अपने आदर्श की दलीलें हैं वो देते हैं और कहते हैं कि भाई अब की बार मुझे तुम्हारे इस इलाके से पूरे से 20,000 रुपये का प्रबंध करना है, जिसमें से कम 500 की तो मुझे तुम्हारे गांव से ही आशा है। इस प्रकार की बातें कहते हैं और वो अपने आदर्श के लंबे लंबे व्याख्यान हैं वो देते हैं कि वो दुनिया कहती है कि भाई हम क्या, हमारे क्या हैं, नाम तो हमारे बड़े हैं लेकिन दर्शन छोटे हैं। बड़े आदमियों का जो ईर्ष्या और वैर है वो केवल आनंद की वस्तु है। मेरे परिवार के बहुत सारे लोग हैं जो मुझको, मेरी हमेशा क्या चाहते हैं, ईर्ष्या करते हैं, वैर भाव चाहते हैं। तो ये आपको क्या है, उपन्यास आप पढ़ेंगे तो तभी आपको क्या है पता चलेगा। इसके बाद में देखते हैं हम, चपरासी है वो आकर के राय साहब से शिकायत करता है कि भाई जो असामी है वो काम करने के लिए खाना मांग रहे हैं कि खाना जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम काम नहीं करेंगे। इस बात को ही सुनकर के जो राय साहब हैं वो क्रोधित हो जाते हैं और क्रोधित होकर के वो कहते हैं कि मैं इन दुष्टों को ठीक करता हूं। और इस बात को सुनकर के होरी है वो संशय में पड़ जाता है कि अभी तो इतनी बड़ी बड़ी आदर्श की बातें कर रहे थे लेकिन अभी एकदम से क्रोध में आ गए। और होरी है वहाँ से आ जाता है, उसको सगुन के रुपयों की चिंता है वो सताने लगती है। वो सोचता है कि यदि मुझे राजा जनक का माली बनना पड़ेगा तो कुछ ना कुछ रुपए तो मुझे देने ही पड़ेंगे। तो वो सोचता है कि भाई शगुन के रुपए हैं वो कहाँ से आए। तो ये हमारा दोस्तों दूसरा भाग है वो समाप्त हो जाता है। तीसरे भाग की ओर हम बढ़ते हैं।
तीसरे भाग में हम देखते हैं कि राय साहब से होरी है वो मिलकर के लौट रहा है और वो अपने तीनों बच्चों को खेत में काम करते हुए देखता है। खेत में काम कर रहा है, गोबर है वो उसके मुख पर प्रसन्नता की जगह क्या है, असंतोष और विद्रोह का भाव है। वो लगातार काम करके ये दिखा देना चाहता है कि उसे खाने पीने की कोई फिक्र नहीं है। गोबर की होरी से मुलाकात होती है। गोबर कहता है कि तुम ये रोज रोज इनकी खुशामद करने क्यों जाते हो, कि इस खुशामद से तुम्हें क्या मिलता है। हमें बार बार लगान देनी पड़ती है, नजराना देनी पड़ती है, प्यादा आकर के गालियां हमें देता है, वेगार देनी पड़ती है। लेकिन होरी को सारी चीज़ें पता थी कि कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन फिर भी जो लड़के के अंदर ये विद्रोह का भाव है वो चाहता था कि ये दबा जाए। इसके बाद में वो कहता है कि भाई जब गर्दन है वो दूसरों के पैरों के नीचे दबी है तो अकड़ कर के निभा नहीं हो सकता। इस बात में इसके बाद में तीनों हैं वो घर की तरफ चलने लगते हैं। रूपा और सोना में फिर क्या हो जाता है, रूपा और सोना क्या हैं, गोबर की क्या वो होरी की क्या हैं, दोनों बेटी हैं, उनमें नाम को लेकर के विवाद हो जाता है कि रूपा का नाम है वो अच्छा है या सोना का नाम है वो अच्छा है। तो इसमें अपने अपने समर्थन हैं वो देते हैं। तो अंत में क्या हो जाता है कि भाई कि सोना है वो तो क्या है, बड़े आदमियों के लिए होता है, क्योंकि जो गेहूं है उसको बड़े लोग खाते हैं और जो जौ है उसको छोटे लोग खाते हैं। ठीक है, इस प्रकार गेहूं क्या हो गया, चमार हो गया। इस प्रकार की बातें हैं वो कहते हैं, यानी कि रूपा है वो जीत जाती है। इसके बाद में घर पहुंचते हैं, घर पहुंच कर के नहा धो कर के खाना खाने बैठते हैं। तब होरी में और गोबर में दोस्तों बातचीतें होती हैं। वो कहता है कि भाई होरी कहता है कि राय साहब हम बड़े बड़े आदमियों की सोचते हैं कि वो कितने खुशी होंगे, लेकिन वो तो क्या है बड़े ही दुखी हैं। गोबर कहता है कि यदि इतने दुखी हैं तो अपनी जायदाद को, अपने खेतों को, अपनी रियासत को हमारे नाम करा दें। इस प्रकार की बातें हैं। गोबर का यहाँ विद्रोही व्यक्तित्व है वो झलकता है। इसके बाद में हम देखते हैं कि धनिया और गोबर से होरी का गाय वाली बात को कहना। गोबर कहता है वो दोनों खाना खा कर के खेत के लिए जाना चाहते हैं, लेकिन होरी है वो रोक लेता है और वो कहता है कि भाई आज भोला से मेरी बातचीत हुई थी गाय के लिए, तो दोनों हैं वो विश्वास नहीं करते हैं। वो कहता है कि हमें क्या है भूसा देना पड़ेगा। गोबर को लगता है कि ये डोगरा कहीं भी जाता है तो क्या है हमेशा छींच करके ही आता है, लेकिन वो समझाता है। धनिया को कहता है कि भाई भोला तो तुम्हारी क्या कर रहा था, प्रशंसा कर रहा था। और इस बात पे धनिया है वो रीझ जाती है और भूसे देने के लिए राजी हो जाती है कि हम भूसा दे देंगे और उससे गाय ले लेंगे। और इस प्रकार मैंने कह दिया उससे कि भाई मेरी ससुराल में क्या है उसकी सगाई फिक्स करवानी है, तो गाय है वो सेंतमेंत में ही मिल जाएगी। भोला है तब आ जाता है दोस्तों, और वो लगातार धनिया की प्रशंसा करके क्या करता है, अब धनिया है वो भी क्या है अपनी प्रशंसा को सुन करके खातिरदारी करवाती है। अपने बच्चों की बुराई करता है। 3 खांचा भूसा है। होरी तो एक खांचा भूसा देना चाहता था, लेकिन दूसरा खांचा है वो भी दे देता है और वो कहती है गोबर को भी पहुंचा देना। तो तीनों, गोबर, भोला और होरी है, तीनों खांचे भूसे को लेकर के चलने लगते हैं। अब रास्ते में क्या है, दोनों अपनी अपनी बुराई करते हैं, अपने अपने घरों की बुराई करते हैं। वो कहता है कि जब से मेरी स्त्री मरी है, मेरा बड़ा बेटा है कामता वो दूध लेकर के जाता है, रुपयों का कोई अता पता नहीं है, और छोटा बेटा है जंगी वो हमेशा क्या है गाने बजाने में लगा रहता है, और बहुएं वो तो क्या है विशेष रूप से चटोरिन है वो आ गई हैं। इसके बाद में क्या है, होरी है वो भी अपने अलगोजे की शिकायत है वो करता है। वो कहता है कि भाई मेरी घरवाली यानी धनिया है वो क्या है, भाइयों को और बहुओं को क्या दिक्कत थी कि ये काम करने क्यों नहीं जाती है, जबकि घर का काम है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो इसी बात में तू में होती रहती थी, और एक दिन क्या कर दिया मैंने तो भैया सबका बंटवारा कर दिया। इसके बाद में क्या करते हैं दोस्तों, वो घर पर पहुंच जाते हैं। घर पर पहुंच जाके झुनिया है वो खड़ी मिलती है। झुनिया क्या है, झुनिया है दोस्तों भोला की बेटी है, जिसका पति क्या है बम्बई में दूध की दुकान करता था, लेकिन हिंदू मुसलमानों के एक झगड़े में किसी ने उसके पेट में छुरा भोंक दिया और उसकी मृत्यु हो गई।
तब से जो झुनिया है वो अपने पिता के घर पे यानी अपने मायके में रहती है और झुनिया कहती है जलपान वगैरह हुक्का भरने के लिए कहती है, जलपान के लिए लोटा डोर लेकर के कुएं पे जाना चाहती है। तभी गोबर चाहता है कि मैं इसके हाथ से ले लूँ, मैं पानी खींच दूँ। तब पहली बार झुनिया में और गोबर में बातचीत होती है। झुनिया कहती है कि भाई आप तो मेहमान हो और आपकी सेवा करना तो हमारा कर्तव्य है। वो कहती है कि यदि तुम एक बार मेरे पास में आओगे तो मैं तुम्हें ठंडा पानी दूंगी, 15वें दिन आओगे तो चिलम पाओगे, 7वें दिन आओगे तो बैठने के लिए केवल क्या दूंगी, माची दूंगी, और रोज रोज यदि मेरे पास आओगे तो कुछ ना पाओगे। तो इस प्रकार दोस्तों गोबर है वो उस पर रीझ जाता है और दोनों के हृदय में प्रेम का जो अंकुरण है वो हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा तीसरा भाग है वो समाप्त हो जाता है। चौथे भाग में हम दोस्तों देखते हैं कि होरी है वो नीम के तले लेटा हुआ है और गाय के बारे में कल्पना कर रहा है कि भाई आज भोला ने कह दिया था। हाँ, भोला है वो तीसरे भाग में क्या कह देता है कि भाई तुम कल ला करके गाय को ले जाना, अभी तो क्या ये भूसा खा रही है। तो होरी गाय के बारे में कल्पना कर रहा है और वो सोचता है कि गाय आ जाएगी तो अपने भाइयों के यहाँ पर घर पर भी क्या पहुँचाऊँगा, दूध दही पहुँचवाऊँगा, राय साहब के यहाँ भी दूंगा, और गोबर है वो भी क्या है दूध पिएगा तो अच्छी खासा हो जाएगा बच्चों के बारे में। इस प्रकार की वो कल्पनाएं है वो कर रहा है कि नाद कहाँ पर गाड़नी पड़ेगी, खूंटा वगैरह। लेकिन और वो सोचता है कि गोबर अभी जागा है या नहीं जागा है। तभी गोबर है वो जागता हुआ आंखें मलता हुआ आता है और वो कहता है कि दादा तुमने नाद गाड़ ली है क्या। वो कहता है कि बेटा नाद तो तब गाड़ेंगे जब गाय आ जाएगी, क्या पता भूला है वो फिर जाए। गोबर गुस्से में आ जाता है, वो कहता है कि फिर कैसे जाएगा, और लाठी लेकर के भोला के घर गाय लेने के लिए चल देता है। इसके बाद में दमड़ी बसोड़ है जो टोकरियों वगैरह का कार्य करता था, वो होरी के यहाँ पर बांस लगे हुए हैं तो बांस काटने के लिए आता है। और बांस काटने में क्या है दोस्तों, दोनों में बातचीत होती है और वो कहता है कि भाई 20 रुपये पर बातचीत हो जाती है। होरी तो पहले 30 रुपये बोलता है, फिर 25 पे बातचीत होती है, फिर कह देता है कि तुम भाई 20 रुपये पर बातचीत हो जाती है, तुम 15 उसको बता देना, और 15 बताओगे तो तुम्हें क्या हो जाएगा 50 रुपये। 50 बांस हैं वो काटने के लिए कहता है, तो 15 पे यानी 2.5 रुपये का तुम्हें फ़ायदा हो जाएगा। क्या कहता है 20 रुपये पे तो क्या होती है दोनों में बातचीत होती है, लेकिन हीरा वगैरह पूछे तो तुम क्या बता देना 15 रुपये पे बातचीत हुई थी, और 15 के आधे होते हैं 7.5, 7.5 रुपये तुम बताना कि 7.5 रुपये दमड़ी वसूल देखा गया, लेकिन मैं तुम्हें कितने दे के जाऊँगा 10 रुपये, यानी कि तुम्हें 2.5 रुपये का इंस्टेंट फ़ायदा हो जाएगा। इसके बाद में वो जैसे ही दोस्तों बांस काटने के लिए लगता है तो पुनिया, पुनिया कौन थी, हीरा का छोटा भाई था, होरी का छोटा भाई था हीरा। अब हीरा की जो पत्नी थी उसका नाम था पुनिया, और पुनिया और बसोड़ है उनमें क्या हो जाता है, झगड़ा हो जाता है। वो कहती है कि भाई तुम ये बांस क्यों काट रहे हो, हम बांस नहीं काटने देंगे। वो कहता है मैंने होरी से बातचीत कर ली है, तो होरी है तो हम अपने बांस हैं वो सेंत में तुम्हें नहीं दे सकते, कि 15 रुपये में हमारे बांस हैं वो नहीं जाएंगे। दोनों में झगड़ा हो जाता है, धक्का दे देता है दमड़ी वसोड़ है उसे, और धक्के में क्या है पुनिया है वो रोने लगती है, गाली देने लगती है। होरी उसको क्या मारता है, लात मार देता है। कोई जाकर के हीरा खेत पे लगा हुआ है, हीरा से शिकायत कर देता है, और शिकायत आकर के पुनिया को मारता है हीरा, कि जब भाई भैया ने बात कर ली तो तू बीच में क्यों न होती है। लेकिन होरी है वो रोक जाता है। हीरा अभी भी होरी का हाथ को पकड़ लेता है, तो हीरा क्या करता है, होरी है वो हीरा के हाथ को पकड़ लेता है, और हीरा अभी भी भाई का अदब करता है, इसीलिए वो क्या है रुक जाता है। दोनों दोस्तों रुक करके क्या है खेत में चले जाते हैं। इसके बाद में होरी और धनिया में विनोद होता है कि भाई तुम क्या है, तुम तो भाइयों का क्या हो, बहुत ज़्यादा तुम क्या हो, भाई हो वाले हो। जब किया धनिया कहती है कि तुम भी तो क्या है मुझे अपने जीवन के शुरुआत में इसी प्रकार से मारते थे। इस प्रकार उनमें हंसी विनोद हो रहा होता है। तभी जो दमड़ी वसोड़ है दोस्तों वो 7.5 रुपये होरी को देता है। होरी कहता है कि भाई बात तो किस में हुई थी, 10 रुपये में, 20 रुपये के हिसाब से हुई थी, यानी 50 बांसों के कितने हो गए, 10 रुपये हो गए। वो कहता है कि अभी 7.5 ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो, नहीं तो मैं हीरा के सामने तुम्हारी कलाई खोल दूंगा।
इस बात को लेकर के वो 7.5 रुपये फेंक जाता है और वो कहता है कि भाई तुम ज़्यादा लेकिन होरी है वो क्या हो जाता है, इसके सामने परास्त हो जाता है, क्योंकि अब वो कुछ कह भी नहीं सकता है। इसके बाद में दोस्तों धनिया है वो होरी को फटकारती भी है कि भाई तुम क्या है अब फटकारती है कि तुम भाई बिल्कुल क्या हो, बुद्धू हो। इसके बाद में होरी है वो कुदाल उठा करके चलने लगता है और वो कहती है कि अभी टाइम हो गया, अब तुम क्या करो, नहा धो लो और रोटी खा लो। इसके बाद में स- रूपा है वो उससे मिलती है और वो कहती है कि भाई मैं क्या करूँगी, गाय का गोबर भी पाथूंगी। और इसके बाद वो आम की बाग में चली जाती है। और फिर क्या है, शाम हो जाती है। शाम हो जाती है तभी जो रूपा है और सोना है वो दोनों भागकर आती हैं कि जो भैया यानी गोबर है वो गाय के साथ में आ रहे हैं। गाय के साथ में आता है गोबर, तो उसके साथ में गांव के सारे जो बच्चे हैं वो आ रहे होते हैं और एक जुलूस सा लग जाता है। इसके बाद में होरी और धनिया में नाद गाड़ने पर झगड़ा होता है। होरी चाहता था कि गाय से ही घर की शोभा बढ़ती है और नाद है वो बाहर ही गड़नी चाहिए। धनिया चाहती थी कि बाहर अभी क्या है, नई नई गाय है, क्या पता किसी का कैसा है, नज़र लग जाती है जैसा कि औरतों की होती है। तो वो चाहती थी कि घर में क्या करे, अब घर के अंदर है वो नाद गड़े। इसके बाद में अंत में नाद घर के आंगन में ही गड़ती है। दाता दीन जी आते हैं जो कि पशु चिकित्सा के आचार्य थे और गाय को देख करके तारीफ करते हैं। वो कहते हैं कि भाई गाय है और अब की बात में कम से कम तुम क्या कर लोगे, 5 सेर इसमें दूध है बच्चे के लिए छोड़कर। लेकिन धनिया है इसका प्रतिवाद करती है, वो कहती है कि भाई अभी तो क्या है, ये गाय तो बढ़िया हो गई है। इसके बाद में होरी है वो कहता है कि भाई सारा गांव देखने के लिए आ गया लेकिन हमारे भाई हीरा और शोभा नहीं आए, तो उन्हें बुलाने के लिए जाऊं क्या। लेकिन धनिया है वो मना कर देती है। रूपा को होरी है वो भेजता है कि भाई तू जा किसी बहाने से और कहना कि भाई दादा ने बुलाया है। लेकिन धनिया तभी तेल लेने गई हुई होती है, वापस लौट रही होती है, रूपा को देख करके वो उसको बुला लाती है। और तब जब रूपा को बुला लाती है तो होरी के पास में होरी स्वयं ही भाइयों को लाने के लिए जाता है। लेकिन जैसे ही वो जाता है तभी हीरा और शोभा को बाहर सोते हुए बात करते हुए पाता है, जिसमें हीरा कहता है कि भाई ये तो क्या है, साजे का जो माल है वो गड़ा हुआ है, अब निकल रहा है। इस बात को सुनकर के होरी का मन है वो खट्टा हो जाता है और वो हीरा कहता है कि जल्दी से, ज़्यादा दिन नहीं है, ज़्यादा दिन तक जो गाय है वो जीवित नहीं रहेगी। यानी उसकी खुन्नस थी, वो गाय को मारना चाहता था। इसके बाद में होरी घर आ जाता है और होरी इस बात को धनिया से कहता है। धनिया से कहता है कि भाई इस प्रकार से हीरा की बातें सुनी थी। और फिर धनिया है वो क्रोध में बेकाबू हो जाती है, हीरा से लड़ने के लिए पहुंच जाती है। सारा गांव है वो जमा हो जाता है, बड़ी बड़ी चुभने वाली बातें हैं वो कहते हैं। हीरा अंत में कहता है कि मैं भाई तुमसे क्या करूंगा, जूतों से बात करूंगा। जिसको सुन करके सारे गांव वाले उसको धिक्कारते हैं। होरी भी वहां पर पहुंच जाता है और उसको घसीट करके उसको अंदर लाना चाहता है, घर ले आता है। तो यहाँ पर दोस्तों चौथा भाग है हमारा समाप्त हो जाता है। थोड़ा सा देखिए जल्दबाजी होगी तो आप स्पीड है उसको कम करके देख सकते हैं, क्योंकि वीडियो है नहीं तो बहुत लंबी बन जाएगी। काफ़ी आपको विस्तार में मैं आपको, क्योंकि 36 भाग हैं, लगभग 300 पन्नों को आपको मैं करवाना चाहता हूँ 1.5-2 घंटे में। भाग 5 में दोस्तों हम देखते हैं कि गाय लाते समय झुनिया और गोबर की बातचीतें वो होती हैं। झुनिया गोबर में बातचीत क्या हो रही है कि भाई तुम तो क्या हो, एक बार के हो, तुम्हें क्या है, एक बार प्रसाद मिल जाएगा तो तुम क्या क्यों बार बार आओगे, तुम भी औरों ही जैसे हो। वो कहता है कि भाई यदि बार बार मुझे मिलने की आशा रहेगी तो मैं बार बार तुम्हारे द्वार पर आऊँ। लेकिन झुनिया है वो केवल दोस्तों जुगनू की चमक नहीं बल्कि दीपक का स्थायी प्रकाश चाहती थी। गृहस्थ की बालिका थी
और जिसके गृहीत्व को रसिकों की लगावटबाजियों ने कुचल नहीं पाया था। बहुत ही शानदार ये कथन है, इसको आपको याद रखना है। और वो क्या है, गोबर को क्या चाहती है, वो चाहती है कि गोबर मुझसे क्या कर ले, शादी कर ले, क्योंकि वो दूध दही बेचने तो जाती ही थी, दूध दही बेचने जाती थी तो बहुत सारे हंसी मजाक तो वो करती ही थी, सारे लोग वाग उससे इस प्रकार के मजाक करते थे। लेकिन वो चाहती थी कि क्या करे, कोई शादी करें जिससे कि मैं जिसकी बाह पकड़ करके अपने जीवन का निर्वाह कर सकूं। इसके बाद में झुनिया है दोस्तों, वो एक पंडित जी की बात बताती है कि मैं दूध देने जाती थी और पंडित जी की जो बैयर है वो बाहर गई हुई थी। वो कहती है कि भाई जो पंडित जी हैं उनकी पत्नी है वो बाहर गई थी, नेवते में गई थी, और वो पंडित जी एक दिन मैं दूध लेकर के जाती हूँ तो भीतर से वो किवाड़ बंद कर लेते हैं और मुझसे कहते हैं कि भाई मैं तो तुम्हारे क्या हूँ, प्रेम में पड़ गया हूँ और एक प्रेमी की तुम इच्छा पूरी कर दो। लेकिन मैंने कहा कि यदि ये ज़्यादा वो करेंगे तो मैंने दूध की जो हड़िया है, दूध छाछ की, उसको क्या कर दूंगी, इनके ऊपर घेर दूंगी। अंत में वही होता है, वो क्या है, और जुनिया वहाँ से आ जाती है। दूसरे दिन पंडित जी माफ़ी मांगते हैं। इसके बाद में वो गपड़ू कश्मीरी की तीन तीन लड़कियों की भी शादी कर बात बताती है कि वो शादी तो करती नहीं है और सबको पता है कि मज़े उड़ाती हैं, लेकिन पिता है वो कुछ भी नहीं कर पाता है। तो इस प्रकार की बातों को सुन करके गोबर है वो झुनिया के ज्ञान और अनुभव का क्या हो जाता है, मुरीद हो जाता है। उसके रूप सौंदर्य का तो पहले ही मुरीद था, अब ज्ञान और अनुभव का मुरीद है हो जाता है, क्योंकि गोबर के लिए सर्वथा नई दुनिया की बातें थी। झुनिया काफ़ी समझदार उम्र की ही, लेकिन गोबर है वो बिल्कुल नया नवेला युवक था। झुनिया द्वारा वो कहती है कि भाई अब तुम कब मिलने आओगे, वो गोबर कहता है कि भाई तुम जब बुलाओगी, कि मैं नहीं बुलाऊंगी, रात को संगत है घर के पिछवाड़े में तुम आ जाना। इस प्रकार की बात को कहकर के गोबर है वो गाय लेकर के आ जाता है। यहाँ पर हमारा 5वां भाग है वो समाप्त हो जाता है। 6वें भाग में हमारा दोस्तों एक मोटर से 3 प्राणी है वो उतरते हैं। पहले प्राणी का नाम है खद्दर का कुर्ता पहने बिजली के दैनिक पत्र के संपादक मिस्टर ओंकार नाथ जी उतरते हैं। दूसरा जो पात्र है वो कोट पैंट और वकील से ज़्यादा बीमा कंपनी दलाल महाजनों को बैंकों से कर्ज दिलाने वाले श्याम बिहारी तनखा जी उतरते हैं। तीसरा है दोस्तों वो रेशमी अचकन और तंग पजामा पहने विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर मिस्टर बी मेहता उतरते हैं। तो ये तीनों सज्जन आते हैं। इन तीनों सज्जनों में राय साहब के ये तो इन तीनों क्या थे, मित्र थे, और जो धनुष यज्ञ हो रहा था उसको देखने के लिए आए थे। तो राय साहब के बारे में कहा, राय साहब जी कहते हैं कि अब की बार कोई नाटक मुझे नहीं मिला था तो मैंने अपना स्वयं का नाटक है वो 2 घंटे का लिख दिया था। जो ओंकार नाथ थे उनको राय साहब की रचना शक्ति में क्या था, संदेह था। उनका ख्याल था कि जो प्रतिभा है वो तो केवल गरीबी में ही चमकती है। इसके बाद में तनखा जी कहते हैं कि जब तक स्टेज पर जो शिक्षित अभिनेत्री या पढ़ी लिखी एक्टरनी नहीं आ जाती हैं, एक्ट्रेस नहीं आ जाती हैं, तब तक जो हमारी नाट्य कला है उसका उद्धार नहीं हो सकता है। इसके बाद में मिस्टर मेहता हैं, वो कहते हैं कि भाई हमें अपने सिद्धांत में और जो कर्म है, बातों में और कार्य में, मनसा वाचा और कर्मणा दोनों में क्या रखना चाहिए, भेद नहीं रखना चाहिए कि बात तो हम कुछ और कर रहे हैं और कर्म कुछ और कर रहे हैं। यानी कि वो सीधे सीधे राय साहब पर व्यंग करते हैं। राय साहब हैं वो इसके प्रतिवाद में काफ़ी लंबे चौड़े व्याख्यान हैं वो देते हैं। इसके बाद में दोस्तों समाजवाद के सिद्धांत पर भी काफ़ी बहस होती है कि भाई मेहता जी का विचार है कि जो समाज में छोटे बड़े हैं वो हमेशा से ही बने रहेंगे, क्योंकि इसे मिटाने की चेष्टा करना मानव जाति के सर्वनाश का कारण होगा। क्योंकि छोटा बड़ा किस में नहीं होता है, धन से ही नहीं होता, बल्कि रूप में, विद्या में, बल में, वैभव में, सब जगह से छोटा बड़ा होता है जाति में। तो छोटे बड़े का भेद तो इस संसार में हमेशा से रहेगा। इसके बाद में हम देखते हैं कि एक गाड़ी और आती है जिसमें से मिस्टर खन्ना है, वो बैंक मैनेजर व शक्कर मिल के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, वो उतरते हैं। उनकी पत्नी कामिनी खन्ना है, जिनका बाद में नाम दोस्तों गोविंदी है वो आता है।
तो ये पता नहीं क्यों अलग अलग नाम है, लेकिन इस पात्र का नाम है वो अलग अलग है। पहले तो कामनी खन्ना है और फिर बाद में आता है गोविंदी। और तथा तीसरी जो लड़की है या महिला है वो है मिस मालती, जिसे प्रेमचंद ने नवयुग की साक्षात प्रतिमा है वो कहा है, उनका आगमन होता है। मालती जी हैं वो मेहता से विनोद करती हैं कि आप तो शकल से ही क्या लगते हैं, द फिलोसफर मालूम होते हैं। इसके बाद में वो अपने इंग्लैंड के प्रोफेसर हस्बैंड की कहानी सुनाती हैं जो कि लड़कियों से बहुत डरते थे। मालती कहती है कि मैंने तो भाई प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं तो क्या करूँगी, फिलोसफर से ही शादी करूँगी। और ये जो वर्ग है वो क्या करता है, शादी के नाम से घबराता है। इसके बाद में जो ओंकार नाथ हैं वो मिसेज खन्ना से यानी कामनी खन्ना और क्या मतलब गोविंदी से मिलते हैं और अपनी आर्थिक कठिनाइयों की बातचीत है वो कहते हैं। वो कहते हैं कि भाई आप में क्या है, आ, मिसेज खन्ना को थोड़ा बहुत कविता लिखने का शौक था और ये कविता लिखने का शौक है वो संपादक जी यानी ओंकार नाथ ने उनमें प्रोत्साहित किया था। इसके बाद में वो उसको उकसाते भी थे कि भाई अब कुछ क्या करो, आप लिखा करो और जिससे कि कविता वगैरह है वो छापा करो। इसके बाद में क्या करते हैं, मालती जी हैं वो राय साहब कहते हैं कि भाई मालती जी आपको क्या कर रही हैं, बुला रही हैं। इसके बाद में मालती और ओंकार नाथ की बातचीत होती है और वो कहती हैं, मालती कहती है कि यदि आप अपना थोड़ा सा व्यवहार है वो नम्र कर लें, बड़े बड़े अधिकारियों को इतनी ज़्यादा आप रगेदे नहीं, उनके प्रति थोड़ा सा व्यवहार है वो अपने पत्र के लेखों में क्या कर लें, थोड़ा सा नम्र कर लें, तो आप ही आपको काफ़ी कुछ सहयोग है, चंदा वगैरह है वो प्राप्त हो सकता है। लेकिन जो ओंकार नाथ हैं वो कहते हैं कि भाई मैं अपने सिद्धांतों को हमेशा ऊंचा रहूंगा और जीते जी उनकी रक्षा करूंगा। दौलत के पुजारी तो गली गली मिलेंगे, लेकिन मैं तो किसका हूँ, सिद्धांत का पुजारी हूँ। मालती जी कहती है यदि सिद्धांत के पुजारी हैं तो आपके पत्रों में विदेशी विज्ञापन क्यों होते हैं। इस बात का उन पर कोई जवाब नहीं होता है। इसके बाद में विवाह पर मेहता जी के विचार हैं वो आते हैं। मेहता जी कहते हैं कि भाई जो विवाह है वो क्या है, जीवन की स्वतंत्रता में बाधा देता है और मुक्त भोग है वो क्या करता है, विकास में बाधक नहीं होता है। विवाह तो आत्मा को किसमें, पिंजरे में बंद कर देता है। और इस पर इसका सर्वप्रसिद्ध जो कथन है वो भी आता है कि विवाह को मैं एक क्या समझता हूँ, सामाजिक समझौता समझता हूँ। उसे तोड़ने का अधिकार ना तो पुरुष को है और ना ही स्त्री को। समझौता करने से पहले आप स्वाधीन हैं, समझौता हो जाने के बाद में आपके हाथ कट जाते हैं। इसके बाद में मिर्ज़ा खुर्शीद है, उनका परिचय आता है, जो सूफी मुसलमान हैं, दिल्लगीबाज हैं, बेफिक्रे हैं, जूते की दुकान के क्या हैं, मालिक हैं। वो कहते हैं कि भाई मालतीस कहते हैं कि आपको तो जब जाने जब आप ओंकार नाथ को क्या पिला दें, शराब पिला दें। राय साहब कहते हैं कि मालती कहती है कि ऐसे कैसे, मैं फालतू में नहीं करूँगी, क्यों दूसरे आदमी का क्या करूँ, बेकार में दिन बिगाड़ूँ। तो वो कहते हैं कि इसके लिए क्या करेंगे, आपको आप अपना फीस बताइए। तो वो कहती है कि भाई मैं 1,000 रुपये लूँगी। मिर्जा जी क्या करते हैं, रुपयों की व्यवस्था करते हैं। मिर्जा जी तुरंत क्या है, 100 रुपये का नोट है वो निकालते हैं। मेहता जी से कहते हैं कि भाई आप खन्ना जी के मिसेज खन्ना के पास में जाइए। खन्ना से मेहता जी हैं वो 500 रुपये लेकर के आते हैं। तनख्वाह के पास थोड़े बहुत रुपये निकलते हैं। राय साहब हैं वो 300 रुपये दे देते हैं। तो इस प्रकार 1,000 रुपयों का इंतजाम है वो हो जाता है। इसके बाद में जो ओंकार नाथ को बुलवाया जाता है और उससे मालती बातचीत करती है कि भाई हम एक देहात सुधार संघ का क्या कर रहे हैं, स्थापना कर रहे हैं, जिसका सभापति आपको बनाना चाहते हैं। इसके बाद में जो गांव गांव में आपके पत्र की जो प्रति है उसको भी पहुंचवाना चाहते हैं, प्रत्येक कार्यालय में आपके पत्र की प्रति पहुंचे। इन बातों को सुन करके जो ओंकार नाथ है उन पर नशा चढ़ जाता है। इसके बाद में बातचीत होती है कि भाई इस संघ में कोई भी भेदभाव नहीं होगा, किसी भी प्रकार का खान पान में भी भेदभाव नहीं होगा। लेकिन बात आती है कि भाई ओंकार नाथ तो स्वयं खान पान में भेदभाव रखते हैं। तो इस बात को सुनकर के ओंकार नाथ स्वयं को समझाते हैं कि भाई हमारे दादा पूर्वजों ने क्या है, शराब नहीं पी तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन तब का अलग था,
अब अलग है, हम बहुत सारी चीज़ें अब करते हैं, ठीक है। आज के टाइम में कोई ब्राह्मण नहीं है, कोई शूद्र नहीं है, कोई हिंदू मुसलमान नहीं है, सब क्या है, एक हैं। इस प्रकार से वो अपने आप को शराब पीने के लिए समझाते हैं और क्या कर लेते हैं, शराब पी लेते हैं। इसके बाद सभी हैं वो ताली बजाते हैं और ओंकार नाथ हैं वो अपने कमरे में चले जाते हैं। इसके बाद में क्या होता है, एक अफगान का आगमन होता है। अफगान कहता है कि हमारे आदमी के 1000 रुपये यहाँ पर किसी ने लूट लिए हैं, अब तुम हमको 1000 रुपये दो, नहीं तो तुमको मैं पकड़ करके ले जाऊंगा, सबको मार गिराऊंगा। मालती से कहता है कि हम तुम्हारा दिलदार है, तुमको ले जाएगा, आप नचवाएगा, जश्न मनाएगा। इस प्रकार की बातें हैं वो कह रहे होते हैं। सभी बचने की कोशिश करते हैं लेकिन कोई भी बच नहीं पाता है। निकलने की कोशिश करते हैं लेकिन वो भगवान किसी को निकलने नहीं देता है। अंत में होरी का आगमन होता है। होरी को राय साहब कहते हैं कि भाई जा बाहर बुला कर ला, लेकिन होरी है वो समझ जाता है, अफगान को धर लेता है और उनकी दाढ़ी को खींच लेता है और भेद खुल जाता है कि ये तो कौन थे, मेहता जी थे। तो अफगान का जो किरदार है वो कौन निभाता है, मिस्टर बी मेहता निभाते हैं। तो यहाँ पर हमारा दोस्तों भाग 6 है वो समाप्त हो जाता है। इसके बाद में हम भाग 7 की ओर बढ़ते हैं। धनुष यज्ञ है वो समाप्त हो जाता है, जिसमें मेहता जी है वो देखने जाते हैं और राय साहब की मर्मज्ञता की क्या करते हैं, तारीफ करते हैं। अगले दिन शिकार खेलने का प्रोग्राम बनता है। 3 टोलियां हैं वो जाती हैं। पहली टोली में कौन था, मेहता और मालती थे। दूसरी टोली में खन्ना और राय साहब थे। तीसरी टोली में मिर्ज़ा खुर्शीद और तंखा जी थे। मेहता और मालती की पहली टोली है, जिसमें मालती है वो बातचीत करती है कि भाई तुम इतने कहाँ चले जा रहे हो, मुझ पे तो चला नहीं जा रहा है, और तुम इतने पत्थर झेलो मैंने तो सोचा भी नहीं था। लेकिन मेहता चाहते थे कि भाई कोई ना कोई मैं शिकार कर लूँ, क्योंकि यदि कोई और टोली शिकार करके लेगी तो मुझे क्या होगा, बहुत तगड़ी क्या होगी, बेइज्जती महसूस होगी। तो अंत में क्या करते हैं, वो एक नाला है, नाला पार करते हैं। मेहता जी आधे पार कर रहे होते हैं, तब मालती है वो मैं कहती है मैं तो नहीं जाऊंगी, लेकिन मालती को जाना पड़ता है। तो अपने कंधों पे मालती को बैठा करके नाला पार करते हैं। नाला पार करने के बाद में एक लालसर पक्षी है वो उड़ता हुआ नदी के ऊपर से जा रहा है, उसको मेहता जी मार गिराते हैं। वो बहता हुआ नदी में चला जाता है, मेहता जी भी कूद जाते हैं और देखते हैं कि आगे एक जो वनवासी आदिवासी लड़की है उसने उसको क्या कर लिया है, पकड़ लिया है। वो उसको बनाने के लिए रख देती है और मालती के लिए दूध दे देती है। मालती थक जाती है और उसके सर में दर्द होने लगता है। वो काफ़ी दूर पहाड़ पर जाकर के औषधि लेकर के आती है और मेहता खाना खाने लगते हैं, लेकिन मालती को क्या हो जाती है, उस लड़की से ईर्ष्या हो जाती है। क्योंकि मेहता जी उसकी प्रशंसा कर रहे होते हैं तो मालती वहाँ से क्या है, चल देती है। तो यहाँ पर पहली टोली हो गई। दूसरी टोली में राय साहब और खन्ना थे, जिसमें पहली बार मालती को लेकर के क्या है, खन्ना की और उसमें बातचीत होती है। खन्ना जी कहते हैं कि मुझे तो ये जो मेहता है वो अलग ही किस्म का क्या होता है, मालूम होता है। राय साहब हैं दोस्तों, वो कहते हैं कि मैं तो उसे केवल क्या है, मनोरंजन की वस्तु समझता हूँ, उनसे कभी बहस नहीं करता हूँ, बहस भी करूँ तो इतनी विद्या मैं कहाँ से लाऊं। इसके बाद में मालती को लेकर के बातचीत होती है कि भाई मालती है, खन्ना जी कहते हैं मालती पता नहीं क्या देख करके उस पर लट्टू हो ही जाती है। तो इसके बारे में बातचीतें होती हैं। राय साहब कहते हैं कि भाई मैं तो बिल्कुल इस रसिक समाज से बाहर हूँ, विषय भोग की जो लालसा है मुझ में नहीं है। सारे काम मैं करता हूँ लेकिन विषय भोग की लालसा मुझ में नहीं है। पत्नी मर गई उसके बाद से मैंने ये अपना विधुर जीवन है वही स्वीकार करा, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो भोगी नहीं है कि मुझ में जितनी बुराइयां हों लेकिन विषय भोग की लालसा क्या है, नहीं है। तो ये है। खन्ना द्वारा कहते हैं भाई आप हमारे बैंक की पॉलिसी ले लीजिए, सट्टेबाजी कर लीजिए, लाखों का वारा न्यारा होता है। राय साहब को उकसाता है लेकिन राय साहब को इसमें कोई भी मज़ा नहीं आता है। इसके बाद में एक देहाती आता है जो कि क्या है, जड़ी बूटी ले रहा होता है। तो खन्ना जी उसको लेकर के 1 रुपये में सारी जड़ी बूटी हैं वो ले लेते हैं और राय साहब कहते हैं कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो वो कहता है कि भाई इनको मैं दे करके अपने बड़े बड़े अमीरों को दूंगा, क्योंकि छोटे छोटे रुपयों से बड़े बड़े काम है वो निकाले जा सकते हैं। यदि मैं अमीरों से कह दूंगा कि किसी साधु बाबा की क्या है जड़ी बूटी है, तो इसके लिए वो हज़ार हज़ार तक देने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसके बाद में तेंदुआ आ जाता है। तेंदुआ को देख करके राय साहब उसको मारना चाहते हैं, लेकिन खन्ना जी हैं वो डर जाते हैं और वो कहते हैं कि भाई आपको क्या है,
कि मुझको पहले क्या है चले जाने दीजिए, तब आप शिकार करिए। और कहते हैं कि भाई मैं शिकार खेलने को क्या है पुराने ज़माने का संस्कार समझता हूँ, जब आदमी पशु था। तब से जो संस्कृति है बहुत आगे बढ़ गई है। इस प्रकार वो अपनी अहिंसा नीति यानी कि अपने भय को क्या करते हैं, छुपाने की कोशिश करते हैं। तीसरी टोली दोस्तों हम देखते हैं मिर्ज़ा खुर्शीद और किसकी थी, तंखा की थी। मिर्ज़ा खुर्शीद हैं एक हिरन को मार देते हैं, हिरन को मार देते हैं। हिरन तभी एक लकड़ा रहा है, वो हिरन को रख कर के ले चलता है। तंखा है वो क्या है मिर्ज़ा खुर्शीद को चुनाव में खड़े होने के लिए उकसाते हैं, लेकिन मिर्ज़ा खुर्शीद हैं वो कहते हैं कि भाई मेरा तो कोई मतलब है नहीं। इसके बाद में मिर्ज़ा खुर्शीद है वो कहते हैं कि भाई लकड़ा हरा है, वो थक जाता है। वो कहते हैं कि मैं ले चलूँगा, लेकिन मिर्ज़ा खुर्शीद भी कुछ दूरी के ले चलने के बाद में थक जाते हैं। उनको एक शरारत सूझती है, वो सोचते हैं कि यदि तंखा से कहते हैं कि यदि मैं तुम्हारी बात मान लूँगा, यदि तुम इस हिरन को 100 कदम दूर भी ले चलो तो मैं तुम जब होगे मैं क्या कर लूँगा, खड़ा हो जाऊँगा चुनाव में। तंखा कोशिश करते हैं लेकिन उनकी गर्दन फट जाती है। फट मतलब क्या हो जाती है, बिल्कुल से वो ले जा नहीं पाते हैं और वहीं पर क्या करते हैं, गिर जाते हैं। और इसके बाद में दोनों लकड़ा रहा है वो लेकर के जाता है, उनके गांव में जाता है जहां बाल बच्चे हैं वो उसको अपना समझते हैं। और वो कहते हैं कि भाई आपको इसकी खाल है वो हमको देनी पड़ेगी, क्योंकि यही हमारा क्या है, व्यापार है। दोनों नाच गाने करते हैं, शराब पीते हैं, खुशी मनाते हैं, सारे गाँव वाले उनको छोड़ करके आते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो भाग 7वां है वो ख़त्म हो जाता है। भाग 8वां देखते हैं दोस्तों। कि नोखीराम है वो क्या करता है, बरसात होती है और नोखीराम कौन था, राय साहब का कारकुन था। वो कहता है कि जब तक पिछली बार का बकाया नहीं चुकेगा तब तक मैं खेत में हल नहीं चलने दूंगा। तो इस बात को सुनकर के होरी है वो झिंगुरी सिंह के पास में जाते हैं। झिंगुरी सिंह दोस्तों सबसे बड़े गांव के महाजन थे और उनके नीचे बहुत सारे एजेंट थे जो गांव को देहात में घूम घूम करके लेन देन करते थे। झिंगुरी सिंह क्या करते थे, पक्का कागज़ लिखते थे और नजराना अलग लेते थे, दस्तूरी अलग लेते थे, स्टाम्प की लिखाई अलग देते थे। 1 साल का ब्याज है वो पहले ही काट लेते थे। 25 रुपये का मतलब कागज़ लगा तो 17 रुपये हैं वो हाथ लगते थे। इस प्रकार का चित्रण है। खलवाट आदमी यानी कि गंजे आदमी थे, नाटे मोटे कद के, लंबी नाक और बड़ी बड़ी मूछों वाले झिंगुरी सिंह आदमी थे। ठीक है। होरी है उनके पास जाता है, होरी कहता है कि भाई मुझको रुपयों की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक खेती नहीं होगी तब तक कोई भी आशा नहीं है। झिंगुरी सिंह कहते हैं कि भाई तुमने जो पहले के रुपए हैं वो कहाँ पर रखती है। होरी कहता है कि मेरे पर पहले के रुपए नहीं हैं। तो वो रुपए तो देना चाहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि जो होरी नई गाय लाया है वो मुझको दे दे। होरी से गाय मांगते हैं। पहले तो होरी है वो मना कर देता, लेकिन वो बात में सोचता है कि मैं आपको घर जा कर के क्या करूं, बात करता हूं। घर जा कर के बात करता है तो घर में कोहराम मच जाता है। अंत में समझौता किया जाता है, धनिया भी मान जाती है कि भाई जब लड़कियां सो जाएं तब जा कर के मैं इस गाय को दे आऊँगा। ठीक है। तो झिंगुरी सिंह को गाय देने के लिए रात में जा रहा होता है। गोबर को भी कोई विशेष आपत्ति नहीं होती है, क्योंकि गोबर तो इस बार अब क्या है, दुनिया के प्रेम में ही क्या था, ज़्यादा बावला हो रहा था। तो गाय गोबर को दे रहा, गाय को देने जा रहा होता है, लेकिन तभी जो होरी है वो कहता है कि भाई मेरा तो क्या है, हाथ है वो ही नहीं उठता है, क्योंकि इतनी तपस्या के बाद में घर में गाय आई है और मैं इसको बेच दूंगा तो क्या होगा, जिस तरह से और चुकाएंगे मैं भी चुका दूंगा। इसके बाद वो कहता है कि घर में उमस हो रही है, गाय को मैं बाहर बांध देता हूँ। तभी हीरा को वो क्या देखता है, कौड़े में आग लेने के लिए आ रहा होता है। दोनों में बातचीत होती है, शोभा की बीमारी के बारे में बातचीत होती है। इसके बाद में गोबर आता है और गोबर कहता है कि भाई गाय है वो अचेत एकदम से पड़ी है, यानी कि गाय को क्या हो गया है। देखिए सभी देखते हैं तो गाय है उसके मुंह से क्या निकल रहा है, फिचकुर यानी कि जो झाग है वो निकल रहे होते हैं। और तभी पूरा गांव है वो एकत्रित हो जाता है। होरी सबसे पहले भागा हुआ पशु चिकित्सा के आचार्य पंडित दाता दीन के पास में जाता है, यानी कि अब पता चलता है कि गाय को किसी ने क्या खिला दिया है, जहर खिला दिया है। सारे गांव में हलचल हो जाती है। और उसके बाद में
होरी है वो कहता है कि तुम्हें किसी पर संदेह है क्या? वो कहती है मुझे तो किसी पर संदेह नहीं है। तब होरी कहता है कि मैंने हीरा को गाय के पास खड़ा हुआ देखा था, मैं तब आया था। इस प्रकार की वो बातें कहता है। हीरा धनिया है वो इस बात को सुनकर के क्रोधित हो जाती है और वो कहती है कि मैं तो क्या करूँगी, हीरा पे 3 साल की चक्की पिसवाऊँगी और तीरथ करना पड़ेगा, भोज देना पड़ेगा। इस प्रकार क्या करूँगी, तुमसे बेटे के सिर पर हाथ धरवा करके गवाही दिलवाऊँगी। तो यहाँ पर हमारा 8वां जो भाग है वो समाप्त हो जाता है। 9वें भाग में हम देखते हैं होरी है धनिया को पीट रहा होता है। धनिया है वो बोले जा रही है कि तू अपने बेटे की कसम खा करके कह कि तूने ये मुझसे बात नहीं कही थी। तब दादा दीन वगैरह आते हैं और वो कहते हैं कि शोभा तुम बताओ होरी है वो कहाँ है? कि भाई मुझे तो पता नहीं, वो मेरे शाम को क्या है खुरपी मांगने आया था कि कोई बूटी खोजनी है। रूपा जा कर के तलब करती है, घर में है वो दादा नहीं है। पुनिया से भी पूछताछ होती है। अंत में हीरा पर जो संदेह की जो धारणा थी वो दृढ़ हो जाती है कि ज़रूर हीरा ने ही विष दिया है और अब विष दे करके वो भाग गया है। इसके बाद में थानदार है उसका आगमन होता है। वो घर में तलाशी की बात कहता है जिसको सुन करके होरी है वो डर जाता है। होरी डर जाता है, पंचों से रुपए के इंतजाम करने की बात कहता है। कोई कहता है 100, कोई कहता है 200। लेकिन पटेश्वरी है वो थोड़ा चालाक होता है। वो थानेदार से बातचीत करता है कि साहब ये गरीब आदमी है और इससे क्या है कम रुपयों पर ही क्या कर लीजिए, वो कर लीजिए। तो वो कहता है कि भाई कितने रुपए होंगे? तो वो कहता है कि भाई कि बहुत गरीब आदमी है। तो थानेदार मना कर देता है कि गरीब को सताने से क्या फ़ायदा है। लेकिन पटेश्वरी कहता है कि भाई आप नहीं सताओ, आप ऐसे मौके तो हमारे आते हैं, तो हमारे पास कौन सी खेती है, आप इससे रुपए लो जिससे कि हम इसको रुपए दे सकें, आपकी बदौलत हम भी कुछ पा जाते हैं। तो वो कहता है कि 30 रुपये दिलवा दो, जिसमें से 15 रुपये तो मेरे और 15 रुपये क्या हो जाएंगे, 20 रुपये तो क्या हो जाएंगे मेरे हो जाएंगे और 10 रुपये तुम्हारे। तो 4 मुखिया थे, ठीक है। झिंगुरी सिंह है वो होरी को 30 रुपये दे देता है। इसके बाद में होरी है वो रुपये देने जा रहा होता है, लेकिन धनिया उसको रोक लेती है। उसके बाद धनिया है वो थानेदार को बड़ी बुरी भली है वो कहती है कि भाई हमारी गाय है, हमने मार ली, किसी दूसरे के जानवर को तो नहीं मारा है। इस प्रकार के उसके विद्रोहपूर्ण वाणी को सुनकर के जो होरी है वो परास्त हो जाता है। थानेदार भी घबरा जाता है। थानेदार कहता है कि भाई ये होरी जो औरत है वो तो बड़ी ही दिलेर है। सारे पंच हैं उसका क्या करते, बुराई करते हैं कि भाई हाँ, लेकिन वो कहता है, थानेदार कहता है कि अब मैं रुपये तो लेकर के जाऊंगा, वो रुपये उससे नहीं लिए तो क्या है तुम लोगों को देने पड़ेंगे। तो पंचों को रुपये है वो देने पड़ते हैं, थानेदार चला जाता है। इसके बाद में देखिए भाग 10वें में हम दोस्तों देखते हैं हीरा के जाने के बाद होरी है वो पुनिया की खेती में सहयोग करने लगा है, जिसको देख करके धनिया भी उससे अब कुछ नहीं कहती है। होरी को बुखार चढ़ाता है, फसली बुखार आ जाता है, जिसकी वजह से धनिया और उसमें बोलचाल हो जाती है। वो कहती है कि आखिर पति ही तो है, बोलचाल हो जाती है। इसके बाद में होरी है वो माघ में महीना है और अपनी मड़ैया में पुनिया के खेत पर लेटा हुआ है, जिसमें वो अपनी अतीत की स्मृतियों को याद कर रहा होता है। झुनिया के बारे में कहता है कि मैंने उसको क्या दिया भाई, सब कुछ अपने बच्चों के बारे में, जैसी साड़ी थी वो उसने पहन ली, जैसा खाया उसने खा लिया। इस प्रकार की वो बातों को याद कर रहा होता है। तभी उसे किसी की सरसराहट की आवाज़ आती है। वो कहता है कि पटेश्वरिया किसी की क्या है, औरत है जो मटर लेने की आई है। लेकिन धनिया की आवाज़ है और वो कहती है कि भाई जो झुनिया है आपके बेटे ने क्या कर दिया, बड़ा बुरा काम कर दिया। और झुनिया है वो गर्भवती है 5 माह की और उसको छोड़ करके भाग गया है। दोनों घर पे जाते हैं, पहले तो सोचते हैं कि उसको घर से निकाल देंगे, लेकिन धनिया है उसका हृदय पसीज जाता है, वो होरी को मना करती है। दोनों जाते हैं, झुनिया उनके पैरों पे पड़ती है और अंत में दोनों उसको स्वीकार कर लेते हैं। गांव भर में दोस्तों इस कांड की चर्चा होती रहती है और होरी को जाति से बाहर कर दिया जाता है। कोई उसके घर का हुक्का नहीं पीता है, लेकिन धनिया के प्रचंड स्वभाव की वजह से उसका पानी बंद नहीं किया जाता है। इसके बाद दातादीन और धनिया की बातचीत होती है। वो कहते हैं कि भाई तुमने तो ये बड़ा, गोबर ने बड़ा बुरा किया, ठीक है। वो कहता है कि भाई क्या करें साहब, बड़ी बड़ी क्या है, बुरे दिन सबकी ज़िंदगी में आते हैं, अब क्या करूँ, उसके पेट में बच्चा था उसको तो छोड़ नहीं सकती। इसके बाद में होरी और पटेश्वरी में भी बातचीत होती है। वो कहता है कि भाई मैं उसको निकाल तो दूं, लेकिन उसको रखेगा कौन।
आखिर वहीं कहीं डूब मर जाए, कहीं कूद जाए तो वो भी तो दिक्कत है। इसके बाद में गांव के विधाताओं की बैठक होती है, यानी कि सभी पंचों की बैठक होती है और वो सभी क्या है, इनको धिक्कारते हैं। नोखीराम है वो कहता है कि भाई मैंने क्या है लगान ले लिया लेकिन रसीद नहीं दी है। इसके बाद में होरी पर है वो तावान चढ़ाया जाता है। 100 रुपये नगद और 30 मन का डांड, गेहूं का डांड है, अनाज का जो डांड है वो उस पर लगाया जाता है। होरी है वो अपने खलियान से अनाज ढूंढो करके चौपाल पर ला रहा होता है। धनिया उसको धिक्कारती है कि भाई इस तरह तुम अपनी कमाई को इनके साथ सामने रख रहे हो। लेकिन होरी है वो पंचों को, तो यहाँ पर हमें पंच परमेश्वर कहानी की याद है वो आ जाती है। पंचों को परमेश्वर मानते हुए सारा अनाज चौपाल पे ला रहा है। अंतिम टोकरे को धनिया रोक लेती है कि तुम्हें मेरे बच्चों की और मेरी कमाई को ले जाने का अधिकार नहीं है। होरी रुक जाता है और वो अंत में 11 बजे पहुँचता है कि कहाँ से आ रहे हो। वो कहता है कि मैं तुम्हारे बेटे की करतूत यानी जो करनी है उसको मैं भरता रहा हूँ। इसके बाद में दोनों में बच्चे को लेकर के बातचीत होती है। वो कहती है चलो पैसा तो गया, लेकिन क्या करा, 100 रुपये का कम से कम बच्चा, 100 रुपये से ज़्यादा बच्चा तो बच गया। वो कहता है किस पर गया है, कि बिल्कुल गोबर पर गया है, कि हष्टपुष्ट तो है, हाँ बिल्कुल हष्टपुष्ट है। तो इस प्रकार हो गया 11वां भाग। 12वें भाग में दोस्तों हम देखते हैं कि गोबर है वो झुनिया को कह देता है कि तुम जा कर के जाओ पहले और फिर मैं पीछे से आ जाऊंगा, लेकिन वो झुनिया को भेज करके खुद निकल लेता है। फिर मड़ैया में जा कर के खाने कमाने की कल्पना करता है, इस प्रकार से कैसे खाऊंगा, इस प्रकार से मैं एक टाइम खा करके कल्पना कर रहा होता है। और सुबह होते ही लखनऊ के लिए क्या कर देता है, प्रस्थान कर देता है। खाली पेट था, रास्ते में भूख लगती है, पानी पीता है, एक आदमी उसको गुड़ दे देता है। लेकिन रास्ते में एक स्त्री और पुरुष में झगड़ा हो रहा था जिसका नाम था कोदई, और दोनों के बीच में पड़ जाता है, लेकिन वो दोनों क्या है उसके ऊपर ही हावी हो जाते हैं। गोबर वहाँ से चलने लगता है। स्त्री कहती है कि हमें भले घर का मालूम होता है, तुम्हारी बहन के लिए इसकी सगाई क्यों नहीं कर देते। कोदई उससे माफ़ी मांगता है और उसके पास आता है, उसको घर चलने की, आराम करने की कहता है। इसके बाद में हम देखते हैं अगले भाग में, गोबर है दोस्तों वो कोदई की माता को क्या करता है, समझाता है। वो कहता है कि भाई बहू यदि कुछ कर रही है तो इसमें बहू का नुकसान नहीं है, बल्कि किसका है, आपका ही नुकसान है। तो इस प्रकार वो समझाता है, उसके लिए सत्तू वगैरह है वो उसकी माता है बांध देती है। अमीनाबाद के बाज़ार में गोबर पहुंच जाता है और बहुत ज़्यादा भीड़ को देखता है। भीड़ को देखता है कि बहुत सारे मज़दूर हैं, इतने मज़दूर उसने कभी नहीं देखे थे। तभी मिर्जा जी, बहुत सारे लोग चले गए थे, कुछ बूढ़े हैं, कुछ नए रह गए थे। तभी मिर्जा जी आते हैं और 6 आने की मजदूरी पर सबको ले लेते हैं। गोबर को विश्वास नहीं था कि पैसे मिल जाएंगे का। मिर्जा जी कहते हैं पहले ही पैसे दे देते हैं। वो कहता है मुझे भूख लग रही है। इसके बाद में वो जाते हैं, अखाड़े में जाते हैं, जहाँ पर सबसे पहले मिर्जा जी उनके पैसे दे देते हैं और टिकट बांट रहे होते हैं कि आज क्या होगी, कुश्ती होगी। सबको बड़ा आश्चर्य होता है कि कुश्ती के लिए ये आदमी क्या कर रहा है। कुश्ती क्या, कबड्डी खेली जाएगी। कबड्डी है दोस्तों, ये कबड्डी खेली जाएगी और कबड्डी है वो शुरू हो जाती है। उनके मित्र यार यानी कि जो मेहता है, मिर्जा जी हैं, वो भी कुश्ती के लिए दाव लगाना चाहते हैं। वहाँ पर राय साहब हैं, मालती हैं, खन्ना हैं, उनकी आपस में जो बातचीतें होती रहती हैं। तंखा जी हैं, वो क्या है इलेक्शन में खड़ा करवाना चाहते हैं, दलाली करवाना चाहते हैं। खन्ना जी हैं वो अपने शुगर मिल के शेयर बेचना चाहते हैं, सट्टा लगवाना चाहते हैं। इस प्रकार की बातें हो रही होती हैं। मेहता और मिर्जा हैं वो कुश्ती खेल रहे होते हैं। तभी मिर्जा द्वारा क्या है, मेहता को दबोच लिया जाता है और वो कहते हैं कि जब तक ये ची नहीं बोलेंगे तब तक मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। और एकदम से मेहता की बाजी है वो पारी है वो हारती हुई दिखाई देती है, लेकिन एकदम से मेहता दाव पलट देते हैं और जो पल्ला है वो पलट जाता है और मेहता की जो टीम है वो जीत जाती है। अंत में एक दोनों नहा रहे होते हैं, तभी मालती को लेकर के मिर्जा मेहता में बातचीत होती है। वो कहते हैं कि भाई कि मैं तो क्या है कि आप तो क्या है बिल्कुल मालती से शादी करने वाले हैं। वो कहता है कि भाई मालती क्या है, हसीन है, खुशमिजाज है, समझदार है, लेकिन मैं जो बातें अपनी जीवन संगनी में देखना चाहता हूँ वो बातें उसमें नहीं हैं। ठीक है। इस तरह वो अपनी स्त्री के प्रति अपने विचारों को व्यक्त करते हैं और मिसेज खन्ना पर भी मेहता के जो विचार हैं वो सामने आते हैं कि खन्ना है जो अभागे हैं, वो हीरे के टुकड़े को कांच का टुकड़ा समझ रहे हैं। वो समझते ही नहीं हैं
कि उनके पास कैसी स्त्री है, और वो कहते हैं कि मैं ऐसी बीवी नहीं चाहता जिससे मैं आइंस्टीन के सिद्धांत पर बहस कर सकूं, जो मेरी रचनाओं के प्रूफ देखा करे। मैं तो ऐसी औरत चाहता हूं जो मेरे जीवन को पवित्र और उज्जवल बना दे। इसके बाद में वो गोबर को भी क्या कर लेते हैं, 15 रुपये पे मजदूरी पर काम पर रख लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों भाग 14 में देखते हैं कि पुनिया है वो होरी के घर में क्या करने आती है, आग लेने के लिए आती है, और देखती है कि घर में चूल्हा नहीं चला। वो धनिया से पूछते हैं क्या हुआ, कि घर में अनाज ही नहीं है। तो वो कहती है कि मेरे घर से आपने अनाज क्यों नहीं मंगवा लिया, कि भाई सुख के दिन तो भले अकेले कट जाएं, लेकिन दुख के दिन तो क्या है, साथ में रहने से ही कटते हैं। तो वो जाती है और अनाज, आटा वगैरह है, मटर वगैरह है, वो दे जाती है। धनिया और पुनिया की बातचीत होती है। पुनिया कहती है कि भाई दीदी मैं सही कहूँ कि भाई इस प्रकार झुनिया को रखना सही तो ना था। वो कहती है क्या करती, उसके पेट में गर्भ था, और कहीं डूब मरती तो क्या होता, दो दो का भार है वो पाप का भार मैं नहीं ले सकती थी। इसके बाद में भोला आता है, और भोला है वो बैल खोल करके ले जाने, अगले दिन बैल खोल करके ले जाने की बात है। वो कहता है कि भाई तुम मुझको रुपए दो, नहीं तो मैं तुम्हारे बैल खोल करके ले जाऊंगा। होरी है वो कहता है भाई तुम्हारा यदि ईमान धर्म कहे तो तुम बैल खोल करके ले जाओ, क्या करूँगा, रुपये तो है नहीं। झुनिया इस बात को सुन रही होती है। बाहर आकर वो बाप को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो कहता है कि एक बात पर मैं छोड़ सकता हूँ। होरी से कहता है कि तुम झुनिया को निकाल करके बाहर कर दो, तो मैं तुमको क्या करूँगा, इन बैलों को छोड़ जाऊँगा। लेकिन वो कहता है कि इस पर ये तो बात नहीं होगी। अंत में वो बैलों को खोल करके ले जाता है। गांव के लोग उसको पकड़ लेते हैं, मारना चाहते हैं, लेकिन होरी है वहाँ पर पहुँच जाता है और कहता है कि मैंने ही इससे कहा था। अंत में गांव वाले भी होरी को धिक्कारते हुए चले जाते हैं, और जो भोला है वो बैलों को लेकर के चल देता है। भाग दोस्तों 15 में हम देखते हैं मालती और उसकी बहनों का जो परिचय है वो प्रेमचंद के द्वारा दिया जाता है। कि मालती है वो बाहर से क्या है, तितली है, और भीतर से क्या है, मधुमक्खी है। कि बाहर से तितली की तरह फड़फड़ाती रहती है एक फूल से दूसरे फूल पर, लेकिन भीतर से क्या है, वो क्या है, मधुमक्खी के समान है। वो केवल दूसरों को रिझाने के लिए ही हंसती है। उसके जो पिता हैं मिस्टर कॉल हैं, उनकी क्या है, 3 बेटियां थीं। उनको शौक था कि उनकी तीनों संतानें विदेशों में शिक्षा प्राप्त करें, लेकिन मालती ही विदेश में पढ़ पाई है। उनकी बीच की बेटी का नाम है सरोज, और उससे छोटी का नाम है क्या, वरदा। तो सरोज और वरदा है। सरोज और मालती में जो सरोज है उसको सारा घर है वो थोड़ा सा क्या करता है, ज़्यादा चाहता है, लेकिन वरदा है वो इस बात से चिढ़ती है। सरोज और उसमें वरदा में लड़ाई होती है, तभी मालती आकर के उन्हें रोकती है। सरोज द्वारा मिस्टर मेहता की बुराई करी जाती है कि वो औरतों के बारे में इस प्रकार के विचार क्यों रखते हैं। कि वो कहते हैं कि भाई स्त्रियों का पुरुषों के क्षेत्र में आना इस युग का कलंक है, तो इस प्रकार बुराई करती है। मालती उसको समझाती है कि क्या पता, अभी तो ये नया नया है, क्या पता हम ही गलत हों, वास्तव में औरतों के लिए ये चीज़ें अभिशाप हों। वो कहती है वीमेंस लीग है और उसमें मेहता का भाषण होने वाला है। वो क्या करती है, मालती ने वीमेंस लीग है नई संस्था बनाई है, जिसमें क्या है, मेहता का भाषण होता है। मेहता जी भाषण देते हैं, तभी ओंकार नाथ है उनकी बुराई करते हैं कि भाई ये विचार तो क्या है, पुराने हैं, नया इनमें कुछ भी नहीं है। इसके बाद में उनकी मिसेज खन्ना से बातचीत होती है। मिसेज खन्ना मालती कहती है कि भाई अब मैं आपको क्या करूँगी, अपने घर पिता से मिलवाऊंगी। मालती उसको ले जा रही होती है, तभी मिसेज मालती के बारे में मिस्टर मेहता और मालती की मिस्टर मेहता से किसके बारे में, मिसेज खन्ना के बारे में बातचीत होती है। कि भाई इस प्रकार की ये मालती उसको बुरा कहती है, लेकिन वो कहते हैं कि भाई आप खन्ना से आपको मुलाकात नहीं करनी चाहिए, दूरी बना कर रखनी चाहिए। मालती कहती है कि भाई दूसरों को दुनिया को दूसरों को बदनाम करने में मज़ा आता है। अब यदि खन्ना जी मेरे पास आते हैं तो उनको मैं दुत्कार तो से नहीं सकती, वो जैसा भाव रखते हैं वो उनका अपना है, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकती। इस प्रकार की बातों को सुनकर के, मेहता की बातों को सुनकर के मालती है वो खिन्न हो जाती है, और वो कहती है कि भाई मेहता कहते हैं कि शर्त क्या है, मालती कहती है मेरे सामने आप खन्ना का नाम मत लेना। वो कहती है, मेहता कहता है कि भाई यदि मैं आपको खन्ना के साथ नहीं देखूंगा तो मैं आपको उसका नाम नहीं लूँगा। इस प्रकार मालती है वो खिन्न हो जाती है और अकेली ही वो चली जाती है। मेहता जी गाड़ी में बैठे रह जाते हैं। इसके बाद में भाग 16 में दोस्तों हम देखते हैं कि
राय साहब को जब इस घटना की पता चलती है कि होरी पे क्या लगाया गया था, तावन लगाया था, वो नोखीराम को बुलाते हैं और वो कहते हैं कि मेरी इतनी बड़ी रियासत है, इतना बड़ा खर्चा है, वो कहाँ से चले, तुमने रुपए डकाल लिए, अब सीधे से क्या है जो रुपए लिए हैं वो मेरे पास पहुँच जाने चाहिए। इसके बाद पंचों को जब ये पता चलता है कि राय साहब क्या है रुपये मांगना चाहते हैं, तो उनका तो क्या हो जाता है, डबल वो हो जाता है। तो वो कहते हैं क्या है, ओंकार नाथ के पत्र बिजली में क्या कर देते हैं, राय साहब के विरुद्ध में क्या लिख देते हैं, पत्र लिख देते हैं। जब पत्र ओंकार नाथ के पास में पहुंचता है तो बड़े खुश होते हैं, लेकिन एक बार पत्र लिख करके राय साहब से इस बारे में विचार जान लेना चाहते हैं कि ये बात सही है या नहीं है, कि आप इस बात का सही है तो बताइए, नहीं तो मैं इस पत्र को छापने के लिए मजबूर हूँ। ठीक है। इसके बाद में राय साहब हैं वो स्वयं सोचते हैं कि भाई ये पत्र छप गया तो उनकी सारी प्रसिद्धि है, प्रतिष्ठा है, वो धूमिल हो जाएगी, और उन्हें इस बारे में जल्दी से ओंकार नाथ से मिलना चाहिए। ओंकार नाथ से राय साहब मिलने जाते हैं, वो कहता है बात तो सही है, तो वो कहता है मैं इस पत्र को छापने के लिए मजबूर हूँ। लेकिन राय साहब हैं वो प्रस्ताव रखते हैं कि भाई आपकी औरत के लिए मैं क्या कर दूँ, गहने वगैरह बनवा दूँ, आपकी प्रति है उसके लिए मैं आपकी चंदा मैं दे देता हूँ। तो इस प्रकार का प्रस्ताव दे करके जो ओंकार नाथ हैं वो थोड़े से पसीज जाते हैं और वो कह देते हैं कि चलो ठीक है, वो समझौता कर लेते हैं। ठीक है। वो कहते हैं कि भाई मेरे ओर से आप क्या करो, 100 आदमियों के नाम फ्री की कॉपी जारी कर दीजिए और मैं आपको चंदा दे दूंगा। राय साहब क्या ओंकार नाथ जी सहमत हो जाते हैं। उनकी पत्नी है गोमती आती है और वो कहते हैं कि आज तो खुश दिखाई देते हैं कि क्या हुआ, इस प्रकार वो बात कह गए हैं, आज तो फ़ायदा हो गया। लेकिन गोमती कहती है कि रुपये हाथ में आ जाएं तभी क्या समझना चाहिए, फ़ायदा समझना चाहिए। ओंकार नाथ जी कहते हैं यदि राय साहब ने मेरे साथ में धोखा किया तो मैं क्या करूँगा, उनको बिल्कुल क्या करूँगा, एकदम ऐसा रखे दूंगा पत्र में कि वो भी याद रखेंगे। इसके बाद में देखते हैं दोस्तों, भाग 16 में हम देखते हैं कि घर में रोटी पानी नहीं बनी है, और जब गांव में पता चलती है कि भाई पंचों को क्या है, राय साहब ने बुला करके खूब रगेदा है, और तो धनिया है वो सभी से कहती डोलती है। कार्तिक का महीना है वो बीत गया है, मजदूरी भी नहीं मिल रही है, सारा जो दारमदार है वो ऊख पर था, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। रूपा है वो भूख के मारे तड़प रही है, आग मांगने के बहाने पुनिया के घर में जा रही होती है। तभी वहाँ पर बथुआ का साग और बाजरे की रोटी देख करके उसके मुंह में पानी आ जाता है और वो कहती है कि मुझे बहुत अच्छी लगती है, वहाँ से रोटी खा करके आती है। इसके बाद में दाता दीन है वो होरी के पास में आते हैं कि भाई होरी क्या हुआ कि आग ही नहीं जली खेतों, अब की बार तुम्हारे जो खेत हैं वो क्या क्या रहेंगे, परती रहेंगे। तो वो कहता है क्या करूं महाराज, वो कहता है परती कैसे रह जाएंगे, ऐसा करो मैं तुम्हें 20 तोल देता हूं यदि तुम आधे पर मुझसे आधा साझे पर क्या करो, खेती करो। इसके बाद में होरी है वो तैयार हो जाता है, 20 तोलवा लिया जाता है, खाने के लिए भी आ जाता है। इसके बाद में जब आधे की साझे पर खेती होती है तो माता दीन और झुनिया है उनमें बातचीत होने लगती है। किसी न किसी बहाने से माता दीन है वो झुनिया के पास में आ जाता है और वो गोबर को धिक्कारने लगता है कि ऐसे आदमी को तो क्या मार देनी चाहिए, गोली मार देनी चाहिए, कि और आदमी का धर्म है जिस औरत की वो बाँह पकड़े उसको साथ निभाए। इस प्रकार की बातों को सुनकर के झुनिया है वो उसको अच्छा आदमी समझती है, लेकिन सोना कहती है कि भाई ये तो बहुत बड़ा बुरा आदमी है, तुम इससे दूर रहना, ये सिलिया चमार इनको रखे हुए है। इसके बाद में शक्कर मिल के लिए क्या है, शक्कर मिल वाले हैं वो ईख को खरीद रहे थे और चीनी की कह रहे थे। लोग सोचते हैं कि जब चीनी को खरीदेंगे तो गुड़ को कौन खरीदेगा, तो सभी क्या है शक्कर मिल के लिए क्या बेच रहे थे, ऊख को बेच रहे थे। होरी भी गंडासा लेकर के पहुंच जाता है और तभी साहूकार हैं वो क्या करते हैं, उससे रुपए मांगते हैं। दुलारी सहुआइन पहुंचती है, दादा दीन पहुंचते हैं, इसके अलावा पटेश्वरी पहुंचते हैं, लेकिन झिंगुरी सिंह है वो शक्कर मिल के आगे ही क्या कर देते हैं, कुर्सी लगा करके पहुंच जाते हैं। होरी शोभा गिरधर हैं तरकीब लगाते हैं कि किसी तरह से उसके रुपए, ईख के जो रुपए हैं वो झिंगुरी सिंह के हाथ में नहीं पड़ने पाएँ, लेकिन ऊख के सारे पैसे झिंगुरी सिंह ले लेता है। 25 रुपये फेंक देता है होरी के, 25 रुपये नोखीराम के द्वारा ले लिए जाते हैं। घर आने पर धनिया उससे कहती है कि ऐसा नहीं, बाहर से कुछ आने पर बच्चों के लिए कुछ लाए, ऐसा तुम में कब बुद्धि आएगी। इस प्रकार होरी को अपनी भूल का पश्चाताप होता है। धनिया उसको फटकार लगाती है। शोभा उसके घर पर आता है और वो कहता है पता नहीं उस समय क्या हो गया था,
ऐसा करो कि तुम मेरे जो रुपए हैं उनके लिए दे आओ, पटेश्वरी के क्या करो, दे आओ। और इसके बाद में ध्यान सिंह नाम के व्यक्ति का जिक्र आता है, और वो क्या है, फौज में से आए थे और अपनी शादी के चवेना बांटा था। अपनी शादी के लिए क्या कर रहे थे, आरती वगैरह है वो कर रहे थे। तो होरी वहाँ पर जाना चाहता है, लेकिन वो सोचता है कि आरती में कुछ ना देंगे तो क्या होगा, उससे अपमान महसूस होगा। तब वो सोचता है कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, कोई सोचेगा तो सोचन दो, लेकिन आरती का पुण्य वो नहीं छोड़ देता है और वो ठाकुर के घर की तरफ चल देता है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा क्या है, 17वां भाग है वो समाप्त हो जाता है। तो भाग 18 में दोस्तों हम देखते हैं कि खन्ना और गोविंदी के जो बीच की दीवार है वो बढ़ती जा रही है। उन दोनों के मध्य में टकराव है वो आए दिन अक्सर होता रहता है। इसके अलावा आज क्या होता है, जो खन्ना है उनके कई स्टॉकों का जो दर है वो गिर गया था। शक्कर मिल में मजदूरों ने हड़ताल कर दी थी। इसके अलावा शोफर ने कार के इंजन में क्या है कुछ खराबी पैदा हो जाने की बात कही, और एक लाहौर में उनके बैंक पर मुकदमा दायर हो गया, जिसकी वजह से उनका मूड खराब था। उनका बच्चे का नाम था दोस्तों भीष्म, और भीष्म है वो बीमार पड़ जाता है। गोविंदी यानी जो उनकी पत्नी है मिसेज खन्ना, वो कहती है कि किसी डॉक्टर को बुलवा लीजिए। तो खन्ना जी सोचते हैं कि भाई मालती के प्रति आकर्षित थे, लट्टू थे उन पर, कि मालती को ही बुलवा लूं। मालती से गोविंदी क्या है चिढ़ जाती है। वो कहती है कि भाई मालती तुम जैसों को क्या है बेवकूफ़ बना रही है, वो तो क्या है केवल तुम्हारी क्या है, तुम्हें बेवकूफ़ बना करके तुम्हें अपना गुलाम बना करके रखना चाहती है, पति बना करके नहीं। लेकिन खन्ना है वो अपनी करते हो, इसी बात में उनमें क्या हो जाती है, लड़ाई हो जाती है, झगड़ा हो जाता है। खन्ना जी उसको पीट देते हैं। इसके बाद में दूसरे दिन जो गोविंदी है वो कहती है कि भाई मुझे इस जगह पर नहीं रहना, उसे अपनी माँ की याद आती है, और वो अपने बच्चे को लेकर के एक पार्क में चली जाती है। शाम का वक्त है, पार्क में पानी चल रहा है जिसमें उसका पाँव है वो कीचड़ से बिगड़ जाते हैं। वहीं पर वो बैठी बैठी है रो रही होती है। तभी मिस्टर मेहता है वो सामने से पीछे से आ जाते हैं, और उनसे उन्हें लगता है कि भाई ये इस समय यहाँ पर कहाँ से आ गए। इसके बाद में मेहता में और गोविंदी में बातचीत होती है। मेहता जी उसकी प्रशंसा करते हैं। वो क्या है बच्चा रो रहा होता है तो मेहता जी उसको चुप करा देते हैं। वो कहते हैं कि भाई अपने आगे आगामी वैवाहिक जीवन के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा अभ्यास कर लूँ। वो कहता है तुम भाई शादी कर लीजिए मालती से। वो कहता है कि मालती में अभी वो गुण नहीं है, मुझे तो क्या है औरतों में ऐसा चाहिए जिसकी मैं क्या कर सकूँ, समर्पण कर सकूँ, शीश झुका सकूँ। तो गोविंदी कहती है कि आपको भाई, आपको तो कोई क्या चाहिए, कोई प्रतिमा चाहिए, ऐसी तो कोई मिलेगी नहीं। लेकिन मेहता जी कहते हैं कि ऐसी है, इसी शहर में है, और लखपति की पत्नी है जो विलास को क्या समझती है, तुच्छ समझती है। तो इस प्रकार की बातें हैं वो मेहता जी गोविंदी की कार्य खूब सारी प्रशंसा करते हैं और अपनी एक आदर्श नारी के रूप में उसे स्थापित करते हैं। दोनों में बातचीत हो जाती है। तब गोविंदी है वो भी खुलती है कि भाई इस मालती ने मेरी ज़िंदगी है वो तल्ख कर दी है, आप मुझे मालती से बचा लीजिए। मेहता जी स्वयं कहते हैं कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, जान भी दे सकता हूँ। तो अंत में बात ये होती है कि गोविंदी के कहने के अनुसार गोविंदी का आशय है कि मेहता जी यदि मालती से क्या कर लें, थोड़े आकर्षित रहें, शादी कर लें, तो मेरी ज़िंदगी है वो स्वयं ही बच जाएगी। मेहता के कहने पर जो इक्के वाला था उसको भेज दिया जाता है। मेहता जी अपनी गाड़ी में लेकर के गोविंदी को घर पर छोड़कर आते हैं, जहाँ पर उनके बच्चे लिपट जाते हैं। तो ये 18वां भाग हमने दोस्तों देखा था। 19वें भाग में हम देखते हैं दोस्तों मिर्जा साहब है उनको शराब की काफ़ी लत लग चुकी होती है, और गोवर है वो क्या है सूद पर रुपए देने लग गया है। उसके पास कुछ रुपए हो गए हैं तो वो क्या है छोटे मोटे लोगों को सूद पर रुपए देता है। मिर्जा जी आते हैं, वो कहते हैं कि भाई मुझे शराब की बड़ी बीमारी लत है, लेकिन क्या करें इसको छोड़ नहीं सकता। अब मैंने भी कसम खा ली है कि ये छूटी नहीं तो अब मैं इसे छोड़ूंगा भी नहीं।
तुम्हारे पास यदि कुछ रुपए हों तो मुझको दे दो, मैं तुम्हें दे दूंगा। गोबर ने काफ़ी रुपए उनको पहले दे दिए थे जो वापस नहीं आए थे, तो इसलिए गोबर हिचकिचा जाता है और वो कहता है कि भाई मेरे पास रुपए नहीं हैं। मिर्जा जी चले जाते हैं। उसके बाद में अलादीन नाम का एक आदमी आता है जिसकी शादी हो रही है, लड़की की शादी हो रही है, जो कि रुपए है वो लेने के लिए आता है और गोबर उसको क्या है ब्याज पर रुपए दे देता है। और वो कहता है कि भाई तुम्हारा क्या है, 5 रुपये अलादीन को गोबर दे देता है और वो कहता है कि तुम कब तक अकेले ठोकते रहोगे, अपनी मेहरिया को ले जाओ। ठीक है, तो उसके विचार से ही गोबर का क्या है मन घर के लिए हुआ आता है। वो आलू उबाल रहा था, उनको छोड़ करके तभी घर जाने के लिए प्रस्थान कर जाता है। सारे लोग उसे शुभकामनाएं देते हैं, छोड़ने आते हैं। और जो भूरे नाम का एक व्यक्ति है वो इक्का चलाता है, उस पर बैठ करके वो स्टेशन के लिए चला जाता है। भाग 20 में हम देखते हैं दातादीन द्वारा होरी को जल्दी जल्दी काम करने की कहना। हम देखते हैं कि पिछले भाग में हमने देखा कि दातादीन है वो बुआई के लिए होरी को क्या देते हैं, बीज देते हैं और अपने साझे की खेती करवाते हैं। अब होरी है वो ईख के क्या कर रहा है, गंडासे से क्या कर रहा है, टुकड़े कर रहा है। लेकिन उसका हाथ है वो अपने हिसाब से चल रहा है, उम्र हो गई है। लेकिन दातादीन है वो कसकर काम लेते थे, वो जल्दी जल्दी काम करने की कहते हैं। होरी थोड़ा जल्दबाजी करता है। इसके बाद में धनिया है वो भी तालाब से क्या लेकर के आती है, ईख के गट्टरों को ले आती है और थोड़ा सा सुस्ताने के लिए रह जाती है। तो दातादीन कहता है कि सुस्ताओ मत धनिया, ऐसे सुस्ताओगी तो कैसे काम होगा। धनिया और दातादीन में काफ़ी झड़प भी हो जाती है कि भाई हम आदमी हैं, मशीन नहीं है। ठीक है, वो कहता है कि पैसे देते हैं काम करने के लिए। इस प्रकार सोना बेच बचाव करती है। होरी है वो भी उसको कहता है, तब जा करके सोना उसको खींच करके ले जाती है। इसके बाद में होरी है उसे पता नहीं कौन सा आवेश आता है और वो लगातार क्या है बहुत तेजी से गंडासे को चलाने लगता है, जिससे उसकी आंखों में क्या है अंधेरा सा छा जाता है और बेहोशी उसको छा जाती है। इसके बाद में धनिया आती है, रोती फिराती है। होरी को थोड़ा बहुत होश आता है। पटेश्वर जी उससे मजाक करता है कि भाई धनिया तो क्या है बहुत रो फिपा रही थी इस तरह से। इसके बाद में उनको होरी को घर ले जाया जाता है खाट पर रख करके। होरी है आराम से सबको क्या है पड़ा हुआ है। तभी क्या होता है गोबर का आगमन हो जाता है। गोबर आ जाता है और गोबर सबके लिए क्या लाया है दोस्तों, सामान लाया है। और आ, वो धनिया से पूछता है कि भाई दादा को क्या हो गया। धनिया है वो अपने घर का हाल बता करके गोबर को दुखी नहीं करना चाहती थी। गोबर कहता है कि मैं तो यहीं लखनऊ में था। धनिया कहती है कि भाई कोई तार वार चिट्ठी पत्रा कुछ नहीं लिखा तुमने तो। इसके बाद में वो सामान है, सामान दोनों बहनें ले जाती हैं और निकाल करके कहने लगती हैं कि भैया क्या लाए हैं। वो कांच कंघी लाता है, टोपी लाता है, बच्चे के लिए लाता है। ठीक है, इसके बाद में अ, साड़ी वगैरह भी लाता है। ठीक है, होरी के लिए क्या लाता है, होरी के लिए दुपट्टा वगैरह है वो लाता है। तो ये है। उसके बाद में झुनिया है वो थोड़ी सी उससे रूठ जाती है, क्योंकि झुनिया जब इनके घर में आई थी तो गोबर है वो पीछे से धोखा दे करके भाग गया था। तो गोबर और झुनिया में बातचीत होती है कि भाई ये घर की कैसे हालत है। और झुनिया उसको पूरी बातें बताती है कि अभी तो भाई साझे में खेती कर रहे हैं दाता दीन की, इस प्रकार की बातें बताती है। और गोबर है दोस्तों ये सब बातों के बाद में गांव को घूमने के लिए निकलता है। सबसे पहले झिंगुरी सिंह है, उनसे उसकी मुलाकात होती है। झिंगुरी सिंह उसकी स्थिति को देख करके उससे क्या है खुद बोलचाली करते हैं। इसके अलावा कहते हैं कि भाई कहाँ नौकर थे तुम लखनऊ में,
हमारा बेटा है उसको भी क्या करो तुम ले जाओ। लेकिन गोबर है वो क्या है, झिंगुर सिंह के बेटे का नाम था भवनिया, तो वो कहता है भवनिया को भी क्या करो तुम ले जाओ, यहाँ तो कुछ करता है नहीं, कोई मुनि भी वगैरह हो तो वहाँ पर इसको लगवा देना। गोदमी कहता है गोबर कहता है कि भाई ये ऊपरी जो चाट है वो आदमी को खराब कर देती है। तो लखनऊ में मुनि भी तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन कीमत किसकी है, ईमानदारी की है। संसार में इल्म की कदर है, ईमान की कदर है। इल्म की कदर नहीं है, ईमान की कदर है। इसके बाद में दाता दीन से भी उसका संवाद होता है। दाता दीन भी कहता है दाता दीन सोचता है कि भाई गोबर को कितना जा कर के कुछ पैसे कमाने लग गया तो क्या हो गया, अहंकार हो गया। इसके बाद में गोबर है वो घर पर चला जाता है, उसे पता चलता है कि भाई उसके बैल हैं, वो क्या है खोल करके ले गए। तो अब वो बैलों को लाने के लिए भोला के घर जाना चाहता है। भोला के घर जाना चाहता है, तभी होरी कहता है कि मैं भी चलूं, लेकिन तब तक गोबर है वो निकल गया होता है। इसके बाद में जैसे ही वो भोला के नगले में पहुंचता है, पूर्वे में पहुंचता है, तो गोबर और जंगी है। जंगी क्या होता है, उसकी स्थिति को देख करके कुछ लोग हैं वो ताश खेल रहे होते हैं, लेकिन वो सारे भाग जाते हैं। जंगी है वो पेड़ के पीछे दुबक जाता है। इसके बाद में उसे लगता है कि ये तो अपना क्या है, गोबर है, तो वो निकल कर के सामने आता है। गोबर और जंगी की बातचीत होती है। गोबर है वो अपनी स्थिति बताता है लखनऊ की, और जंगी को भी ख्वाब दिखाता है। तो वो उसकी क्या है, बहुत ज़्यादा उससे प्रभावित हो जाता है, रौब में आ जाता है। ठीक है, और उसको भी वहाँ पर काम पर लगाने की बात कहता है। इसके बाद में गोबर आगे जा कर के भोला को अपनी बातों से खुश करता है। भोला भी कहता है कि भाई मेरे बेटे जंगी को ले जाओ, क्योंकि ये कुछ नहीं करता है, और कोई मेरे लायक काम हो तो वो भी देख लेना। उसके लिए शरबत बना करके वो बना करके लाता है वो जंगी। और भोला को फिर अपनी बात का पश्चाताप होता है कि भाई मेरे उस समय ऐसी बुद्धि बैठ गई थी कि मैं तुम्हारे बैलों को खोल लाया, तुम इनको ले जाना। तो यहाँ पर हमारा दोस्तों 20वां भाग है वो समाप्त हो जाता है। इसके बाद में हम देखते हैं कि 21वें भाग में गोबर के घर पर क्या बनता है दोस्तों, होली का प्रोग्राम बनता है। हालांकि नोखीराम की चौपाल पर यह प्रोग्राम होता था, लेकिन अब की बार वहाँ खाली पड़ी है। जो भी जा रहा है वो गोबर के घर की तरफ ही भागा जा रहा है। वहाँ पर क्या है, बादाम का शरबत है, सब सारी चीज़ें हैं वो चल रही हैं। तो गोबर के घर पर दोस्तों क्या होता है, होली का प्रोग्राम होता है, जहाँ पर शोभा है वो क्या है, सबकी नकल करने में माहिर था। गिरधर भी नकल करता था। शोभा है वो आवाज़ वगैरह निकाल लेता था हर किसी की। उनके द्वारा खूब पंचों की नकल है वो की जाती है। इसके बाद में अ, हल चल रहा होता है। होरी है और गोबर है वो भी वहाँ पर क्या है, काम कर रहे होते हैं, खेत पर काम कर रहे होते हैं। और तभी क्या है, सोना में और रूपा में लड़ाई हो जाती है, जिसको देख करके गोबर उनको पीट देता है और वो घर पर भागी हुई चली जाती हैं। झुनिया को फिर वो घर से खेत पर काम करने के लिए आ जाता है। प्रेमचंद जी कहते हैं कि इसकी वजह से गोबर और जो होरी में जो मनमुटाव चल रहा था वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके बाद में घर पर आते हैं शाम को, होके नोखे राम है वो होरी को बुलवाता है। होरी जाता है तब गोबर पूछता है किस लिए गए थे, तो वो कहता है कि मैंने ईख के रुपयों से उसकी रुपए दे दिए थे, नोखे राम को 25 रुपये दिए थे, लेकिन अब वो कहता है कि तुमने मुझको रुपए नहीं दिए। गोबर कहता है कि तुमने रसीद ली थी कि नहीं ली थी, वो कहता है कि रसीद तो मैंने नहीं ली, क्योंकि मैं नहीं जानता था कि इस प्रकार से बेईमानी करेगा। तो अब वो कहता है कि भाई तुम मुझे रुपए दो। गोबर उसको धिक्कारता है। इसके बाद में वो खुद चौपाल पर जाकर के नोखीराम को तरह तरह की धमकी देता है कि तुम राय साहब के कारिंदे हो, मैं वहीं रहता हूँ राय साहब के यहाँ पर, तुम्हारी शिकायत करूँगा। पहले तो नोखीराम क्या है, कहता है कि भाई हमारे रुपए हैं, लेकिन धीरे धीरे उसको क्या है, याद आ जाती है कि हाँ भाई तुमने दिए थे, और हिसाब किताब में कोई भूल चूक होगी तो कोई बड़ी बात नहीं। इसके बाद में
धनिया व गोबर में दोस्तों झुनिया को लेकर के झगड़ा होता है। गोबर कहता है कि भाई मैं अब क्या है, मुझे जल्दी ही जाना होगा, और वो कहता है कि मुझे खाने पीने की बड़ी दिक्कत रहती है और मैं क्या करूँगा, अब की बार मैं झुनिया को भी लेकर के जाऊँगा। और वो कहती है कि भाई तुम वहाँ पर कैसे जाओगे, इस तरह से बच्चे बच्चे की कैसे देखभाल होगी। ठीक है। तो कोई परदेश में कोई तुम्हारा साथ निभाने वाला नहीं है। तब गोबर कह देता है कि भाई परदेश में तो क्या है, संगी साथी निकल ही आते हैं, जिसके लिए तुम कुछ करो, चार पैसे का गम खाओ, तो वही क्या है, तुम्हारा संगी साथी हो जाता है। खाली हाथ तो माँ बाप भी नहीं पूछते हैं। धनिया उसके कटाक्ष को समझ जाती है और वो सोचती है कि भाई मेरा बेटा तो ऐसा नहीं था, जरूर इस झुनिया ने ही भड़काया है। वो कहता है कि भाई तुम्हें ये क्या है, तुम्हें ये कौन दे रहा है, ऐसा इस प्रकार की बातों को तुमको कौन सिखा रहा है। वो कहता है कि मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। फिर भीतर से क्या है, झुनिया निकल आती है। वो तरह तरह की बातें झुनिया को कहती है। तब झुनिया कहती है कि भाई तुम जुलाहे का गुस्सा है वो दाढ़ी पर क्यों उतार रही हो। झुनिया और धनिया में काफ़ी तू में होती है, लड़ाई हो जाती है। अगले दिन क्या है, तो उनका तीनों का प्रोग्राम बन जाता है। और अगले दिन गोबर झुनिया को लेकर के प्रस्थान कर रहा होता है। तभी होरी कहता है कि भाई तुम क्या करो, एक बार जिस माँ ने जन्म दिया उसके पैर तो छू लो। गोबर कहता है कि मैं भाई इसके पैर नहीं छू सकता, लेकिन झुनिया है वो उसके पैर छूती है। और धनिया कोई भी उसको आशीर्वाद का शब्द नहीं बोलती है, और वहाँ से उसका प्रस्थान हो जाता है। भाग नंबर 22 में हम दोस्तों देखते हैं कि राय साहब की जो 3 काम थे, सबसे पहला था क्या, कन्या का विवाह है। वो कन्या का विवाह है कि दोस्तों बातचीत है वो हो रही है। 3 काम उनके लिए थे। एक तो कन्या का विवाह करना था, जिसकी बातचीत हो रही है। इलेक्शन सर पे आ गया था, जिसमें तनख्वाह के द्वारा कहने पर वो खड़े हो रहे हैं। और साले की रियासत पर दावा करना, उनका साला है वो मर गया था और उस पर वो अधिकार पाते थे। ठीक है। लेकिन जो बाकी जो उसके चाचा ताऊ के साले हैं वो उसको नहीं दे रहे थे। इसके अलावा हम देखते हैं आगे कि मीनाक्षी की क्या हो जाती है, कुंवर दिग्विजय सिंह से शादी तय हो जाती है। मीनाक्षी राय साहब की लड़की का नाम है। और दिग्विजय सिंह सारे नशे करता था और बहुत सारी कलाओं को, संगीत, नाट्य कला, हस्तरेखा, ज्योतिष, योग, लाठी, कुश्ती, निशानेबाजी इत्यादि में भी क्या था, निपुण था, दबंग और निर्भीक था। और 30-32 की अवस्था ना थी, अभी क्या है, एक बकरा खा करके हजम कर जाता था। तो ये उसका चरित्र चित्रण किया है। तो उसकी शादी है वो दिग्विजय सिंह से हो जाती है। इसके बाद में इलेक्शन में दोस्तों क्या होता है, सूर्य प्रताप सिंह नाम का व्यक्ति है, राजा साहब है, वो राय साहब के विरोध में खड़ा हो जाता है। राय साहब को लगता है कि भाई अब की मेरी बार, राजा सोचता है, सूर्य प्रताप सोचता है कि मैं कुछ भी हो, हारूं चल, लेकिन मैं इसको हरा करके रहूंगा, चाहे मुझको क्या है 1,000 एक वोट के देने पड़े, लेकिन मैं राय साहब को हरा करके रहूंगा। इसके अलावा राय साहब इससे डर जाते हैं। वो सोचते हैं कि तनख्वाह ने तो मुझको क्या है, राय साहब के सामने बैठने की 1 लाख की बात करी थी, तो तनख्वाह को मिलने की कोशिश करते हैं, लेकिन तनख्वाह से मिलना नहीं हो पाता है। कई बार की कोशिशों के बाद में तनख्वाह से मुलाकात होती है। और तनख्वाह है दोस्तों वो बहुत बड़ा अवसरवादी व्यक्ति है। वो कहता है कि भाई राय साहब का मिजाज ही इस प्रकार है, अब एक बार वो झक्कड़ आदमी है, पूरे सन की आदमी है, एक बार वो खड़े हो गए तो अब किसी की भी सुनने वाले नहीं हैं। ठीक है। वो कहते हैं कि भाई 50,000 रुपये सौदा कर लो, 25,000 रुपये कर लो, लेकिन तनख्वाह है वो कह देता है कि अब कुछ ना होगा। आप भी खाने कमाने निकले हैं, मैं नहीं खाने कमाने निकले हैं। यदि आप तब मुझको 10,000 रुपये दे दे होते हैं तो शायद आज ये बात ना होती। राय साहब का खन्ना से मिलना पर तो खन्ना, वो तनख्वाह है वो राय साहब की इस प्रकार की बेइज्जती करता है। और राय साहब को जो आशा थी कि भाई मैं बैठ जाऊंगा इलेक्शन में और मुझको रुपए मिल जाएंगे, जिनको मैं शादी में लगा दूंगा या रियासत का दावा करने में लगा दूंगा, वो आ, धारणा है वो निर्मूल साबित होती है। और राय साहब फिर खन्ना से मिलने
पहुंच जाते हैं। खन्ना से कहते हैं कि अब तो भाई तुम ही मेरे सहारे हो, तुमसे कम से कम मैं 2 लाख की आशा रखता हूँ। खन्ना अपना रोना रोता है और वो कहते हैं कि भाई इस समय क्या बहुत घाटा चल रहा है और आपको मैं क्या है लोन दिलवा सकता हूँ, आप भी दोस्त हैं, लेकिन आपको मैं ज़्यादा वो नहीं करवा सकता, क्योंकि सारी क्या है, मेरा क्या है, बैंक की जो स्थिति है वो क्या है, उसने लेन देन का काम है वो बंद कर दिया है। और चाहे आप दोस्त हैं लेकिन बिजनेस इज बिजनेस। मेहता का इसके बाद में हम क्या देखते हैं, दोनों बातचीत कर रहे होते हैं, तभी मेहता जी आते हैं और वो कहते हैं कि भाई एक महिला व्यायामशाला खुली है, उसके लिए चंदा उगाना चाहते हैं। और वो लिस्ट को सबके सामने दिखाते हैं, जिसमें सबसे ऊपर नाम था राजा सूर्य प्रताप सिंह। तो राय साहब जी उनसे भी क्या थे, विरोधी थे, तो उनसे कम करने वाले थे। 5,000 रुपये का नाम था तो वो भी 5,000 रुपये लिख देते हैं वहाँ पर। खन्ना से रुपये मांगने जाते हैं, लेकिन खन्ना जी कहते हैं कि मैं क्या है, महिलाओं के लिए ये जिम विम की बात है वो नहीं समझता, मैं इसे फजूल कामों में नहीं पड़ता। जो औरत घर का काम करती है उसके लिए किसी भी व्यायाम की ज़रूरत नहीं है, और जो घर का कोई काम नहीं करती, केवल भोग विलास में करती है, उसके लिए व्यायाम के लिए चंदा देना मैं क्या समझता हूँ, अधर्म समझता हूँ। तो इस तरह खन्ना जी क्या है, इस प्रकार की बातों से बच जाते हैं। लेकिन मेहता जी कहते हैं कि भाई हम तो जो व्यायामशाला के नींव का पत्थर है वो हम किससे रखवाना चाहते हैं, गोविंदी से उसका शिलान्यास करवाना चाहते हैं। जब शिलान्यास होगा, जब पत्नी जाएगी तो पति भी जाएगा ही जाएगा, और जब जाएगा शिलान्यास तो कुछ ना कुछ दान दक्कड़ देना पड़ेगा। खन्ना जी इस बात से गोविंदी से क्रोधित हो जाते हैं। राय साहब से कहते हैं कि मुझे इसी प्रकार की इस गोविंदी की बातों से क्या होता है, चिढ़ होती है। और खन्ना गोविंदी से कहते हैं कि भाई तुम क्या है, शिलान्यास के लिए मना कर दो, पत्र लिख दो। गोविंदी कहती है कि भाई मैं स्वीकार कर लूँगी। इसके बाद में मालती का दोस्तों आगमन होता है, और मालती है वो खन्ना को क्या कर देती है, लज्जित कर देती है, ठीक है, और रुपए ले जाती है। तो यहाँ पर हमारा जो 22वां भाग है वो समाप्त हो जाता है। 23वें भाग में दोस्तों हम देखते हैं धनिया है वो गोबर और दोस्तों मुन्नू के बारे में क्या कर रही है, सोच रही है कि मुन्नू ही उसका क्या था, सहारा था, इसके सहारे से वो क्या है टाइम पास कर लेती थी। इसके बाद में हो रही है वो आम के बाग में होकर के जा रहा होता है, तभी दुलारी सहुआए ने वो बन ठन करके निकल रही होती है। उन दोनों में हंसी मजाक की बातें होती हैं। इसके बाद में दाता दीन और झिंगुरी सिंह हैं, उनके क्या चल रहा है, खलियान में अनाज बोराया जा रहा है। और जहाँ पर दोनों की जो बातचीत है वो होती है, दाता दीन कहते हैं कि भाई अब की बार तो सरकार ने क्या है सूद बूद की क्या है सिस्टम ख़त्म कर दिया है, सरकार खुद ही देगी। झिंगुरी सिंह कहता है इससे कुछ नहीं होता है, ठीक है, सूद की दर घटाने की कह रही है, नहीं तो डिग्री नहीं मिलेगी। झिंगुरी सिंह कहता है कि जब रुपए की आदमी को ज़रूरत होगी तो वो 100 बार 100 गुनी ब्याज पर भी लेने आएगा। इस प्रकार की मतलब ज़्यादा ब्याज पर भी लेने आएगा। इसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों माता दीन और सिलिया के संबंध पर बातचीत होती है। दाता दीन कहते हैं कि भाई कोई हमारा बता दे को हमने क्या है बिना नहाए कोई भोजन स्नान किया हो, कभी उसके हमारा भोजन उसने छुआ हो, ठीक है। तो इस प्रकार की बातें हैं। दाता दीन को क्या है थोड़ा सा बुरा लगता है, लेकिन फिर भी वो अपना पक्ष है वो रखने की कोशिश करता है कि हम भाई पूरे पूरे तरह से ब्राह्मण हैं और हम क्या है पूरी तरह से अपना ख्याल रखते हैं। इसके बाद में दुलारी दोस्तों आती है। दुलारी से सिलिया ने क्या है रंग लिया था, और रंग के वो अपने क्या है पैसे मांग रही होती है। महीना भर उसको रंग लिए हो गया है और पैसा मांग रही है, सिलिया के पास पैसे नहीं थे, 2 पैसे। तो वो सोचती है कि भाई यहाँ अनाज तो है ही, तो वो अपने अंचल में रख करके अनाज उसको देना चाहती है। लेकिन माता दीन है जो कि दाता दीन का बेटा है, वो उससे मना कर देता है कि भाई हमारे पास कोई भी अनाज वनाज नहीं है और दोबारा तुम हाथ मत लगाना। इसके बाद में सलिया के घर वाले आते हैं जो कि
माता दीन को कहते हैं कि भाई या तो हमारी बेटी से चाहे तुम शादी करके इसको क्या करो, ब्राह्मण ही करो, नहीं कर सकते तुम खुद क्या हो जाओ, चमार हो जाओ। उसके बाद में कोई एक आदमी है वो उसकी माता दीन के मुंह में हड्डी का टुकड़ा है वो ठूंस देता है और उसका धर्म भ्रष्ट करने की कोशिश की जाती है। सेलिया को घर ले जाने की जिद करते हैं, खींचते हैं, लेकिन सेलिया मना कर देती है, सेलिया नहीं जाती है। इसके बाद में दाता दीन अपने पुत्र को सांत्वना देते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, हम काशी के पंडितों से ये करवा लेंगे वो करवा लेंगे, ठीक है, और कोई भी दिक्कत नहीं होगी। धनिया व शलिया का अपने घर में जगह देना। उसके बाद में माता दीन जा रहा होता है, शलिया कहती है मैं भी चलूँगी, वो कहता है अब तेरा मेरा नाता ख़त्म हो गया है और तू मेरे साथ में मत आ। इसके बाद में शलिया है वो वापस लौट आती है, धनिया होरी से बातचीत होती है, धनिया कहती है कि भाई तू मेरे घर में ही रह ले। वो कहती है कि भाई कि तुम्हें दिक्कत होगी, कि कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस प्रकार सिलिया को उनके घर में पनाह मिल जाती है। भाग 24 में हम देखते हैं कि सोना के विवाह की क्या हो रही है दोस्तों। विवाह पर बातचीत हो रही है होरी में और धनिया में। होरी कहती है कि भाई तुम क्या करोगे, कहाँ से रुपए लाओगे, तो वो कहता है क्या करूँ, तू तू बता, तू होती तो तू क्या करती, कि मैं तो कुछ कन्या दे देती। तो होरी कहता है मैं भी कुछ कन्या दूंगी, ठीक है। लेकिन धनिया कहती है कि कुछ कन्या तो दे दूं, लेकिन क्या है मेरे तो क्या है बहनों के विवाह में 300 बाराती आए थे, सारा कुछ हुआ था, लेकिन अपनी बेटी का विवाह ऐसे कैसे कर दूं। तो इन्हीं बातों को सोच रहा होता है। तभी क्या है जो पटेश्वरी का और कुछ लड़के हैं वो क्या है शादी की छुट्टियों में आ जाते हैं और वो सोना पर ताड़ लगाए रहते हैं। कई बार वो घर के सामने निकले रहते हैं, सोना भी बाहर आ जाती है। तो इस प्रकार की बातों को देख करके होरी का जी है वो कुड़ता था। वो दुलारी के पास में रुपए जाता है, उससे बातचीत करता है। दुलारी भी उसको आगाह करती है कि भाई ये लड़के हैं वो क्या है बहुत ज़्यादा गलत नज़र रखते हैं। इस प्रकार की बातचीत होती है और वो कहता है कि भाई मेरे पास रुपए दे दो। वो कहता है तुम्हारे पास पहले ही रुपए पड़े हुए हैं, कि ये ईख है, ईख तो हो रहेगी। तो दुलारी उसको 200 रुपये जैसे तैसे उसको बहला लेता है, 200 रुपये देना है, ज़्यादा ब्याज पर स्वीकार कर लेती है। तो दहेज तो यहाँ पर दोस्तों धोरी से रुपये ले आता है और खुश हो जाता है और धनिया से पूछता है कि बता कौन कौन सा सामान आएगा। इसके बाद में दहेज को लेकर सिलिया और सोना में बातचीत होती है। सोना कहती है कि भाई मैं इस तरह अपनी शादी में इतना दहेज लेकर के अपने माँ बाप पर कर्ज नहीं चढ़वाना चाहती है, ठीक है। तो वो कहती है कि भाई मैं शादी नहीं करूँगी और यदि शादी नहीं होगी तो मैं किसी कुएं में डूब मरूंगी। तो वो कहता है सिलिया से कि तू ये समाचार है वो किसको पहुंचा दे, सोनारी वालों को पहुंचा दे। उसके पति जिससे शादी हो रही थी उसका नाम था मथुरा और उसके बाप का नाम था क्या था, गौरी महतो, कि भाई उनसे पूछ ले। तो सिलिया है दोस्तों वो क्या करती है, प्रस्थान करती है सोनारी के लिए और मथुरा से मुलाकात करती है। मथुरा से मुलाकात करती है तो वो तो मान जाता है, लेकिन जैसे ही वो अपने पिता को कहता है, जो सिलिया आकर के सोना को बताती है, तो वो कहती है कि भाई जो बाप है वो बेटे को काफ़ी उसने मारा। और लेकिन अगले दिन ही क्या होता है, जो गौरी महतो का पत्र है वो होरी के घर में पहुंचता है और वो कहता है कि भाई हमें तो केवल क्या है बेटी चाहिए, संस्कारी बेटी चाहिए, हमें पैसों से कोई मतलब नहीं है, पैसे तो आते जाते रहते हैं और जो भी तुम हमारी खातिरदारी करोगे, जो भी दोगे हमें स्वीकार है। इसके बाद में होरी खुश हो जाता है, वो कहता है कि अब हमारे क्या है 200 रुपये बच गए। लेकिन धनिया कहती है कि भाई हमारी भी तो कुछ कुल मर्यादा है, अब उसने छोड़ दिया हम तो नहीं छोड़ सकते। मुंह देखकर बीड़ा दिया जाता है, ईंट का जवाब पत्थर हो सकता है लेकिन सलाम का जवाब तो गाली नहीं है। होरी कहता है कि तेरी समझ भी नहीं आता, तू कभी तो आगे चलती है कभी तो पीछे चलती है, ठीक है। इस प्रकार आकर के दोस्तों क्या है ये भाग है वो समाप्त हो जाता है। भाग 25 में हम देखते हैं कि भोला है वो दूसरी शादी कर लेता है और जिसका नाम था नहोरी। नहोरी है वो आकर के सास बन कर के बैठ गई थी। अब तक घर में बहुओं का ही राज था, लेकिन अब सास के आ जाने से खटपट होने लगी थी और जिसकी वजह से
कामता जो उसका बड़ा बेटा है ने भोला और नोहरी को घर से निकाल दिया था। घर से निकाल दिया तो कहीं भी उनको आसरा न था। झिंगुरी सिंह के घर पर उन्होंने क्या है डेरा डाल लिया था, जहाँ पर भैंस भैंसों को काम करना है वो किया जाता था। एक नौकर की तरह भोला को रहना पड़ रहा था। इसके बाद में जैसे ही उसकी बैयर और कामता में लड़ाई हो गई थी, तो उसकी कामता की बैयर है वो अपने पीहर चली गई थी, जिसकी वजह से कामता को सारा काम करना पड़ता था। और वो समझ गया कि भाई बुड्ढा कितने काम का आदमी था। अब तक तो वो आराम से कर रहा था, लेकिन अब उसे क्या है दिक्कत होने लगी, तो वो क्या है भोला को मनाने आता है। लेकिन नौहरी की वजह से भोला है वो नहीं जा पाता है। ठीक है। इसके बाद में नोहरी की पटेश्वरी से दोस्तों क्या हो जाती है, झगड़ा हो जाता है। पटेश्वरी थोड़ा बहुत मजाक कर देता है, तो क्या हो जाता है नोहरी उसको झिंगुरी सिंह के पास जाकर के शिकायत कर देती है, और दोनों में काफ़ी झड़प हो जाती है। इसके बाद में भोला है वो कहता है कि भाई मैं तो घर जाऊंगा, लेकिन नोहरी है वो कहती है तुम घर कैसे चले जाओगे, मैं तो क्या करूंगी पंचायत पर दावा करूंगी। इस प्रकार यहाँ पर ये भाग है वो समाप्त हो जाता है। अगले भाग में हम देखते हैं कि लाला जो पटेश्वरी है वो क्या थे, अपने अपने जो नौकरी थी पटवारी के गुणों का पूरा अवतार थे। और जो मंगरू साय है वो थोड़ा सा आलसी आदमी था। वो अपने रुपए पैसों के लिए क्या है कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता था। लेकिन जब पटेश्वरी ने कहा कि तुम्हें कुछ भी कहीं भी जाना नहीं पड़ेगा, तुम होरी पर क्या कर दो दावा कर दो, तो वो क्या है दावा कर देता है। इसके बाद में होरी के ऊख की है जो नीलामी हो जाती है। 150 रुपये में ही जो ऊख है वो बिक जाती है। दुलारी है, जिस ईख पर दुलारी ने रुपए दिए थे 200 रुपये, वो दुलारी रुपयों से इनकार कर देती है। उसके बाद में नोहरी जा रही होती है, तभी होरी के घर में पहुंच जाती है और बातचीत चलती है कि विवाह क्या क्या सामान आ गया। वो कहता है सामान तो नहीं आया, रुपयों का इंतजाम हो तभी तो। वो कहता है कि हम ले लेंगे, लेकिन नोहरी कहती है वो क्या है थोड़ी बहुत क्या है रुपए जोड़ करके लेन देन भी करने लग गई थी। वो कहता है कि भाई मेरे पास रुपए पड़े हैं तो मुझसे ले लो, जब घर में रुपए हैं तो बाहर मांगने की क्या ज़रूरत है। इसके साथ में ही वो होरी को अगले ही क्या है रुपए देने की बातचीत करती है। होरी उसको घर तक छोड़ने के लिए जाता है। भाग 27 में हम दोस्तों देखते हैं कि गोबर अब झुनिया को लेकर के शहर में पहुंच गया है। अब उसका किसी भी काम में मन नहीं लगता है। अब वो क्या करता है, केवल झुनिया से भोग विलास में लिप्त रहता है और उसका मन काम से उचट गया है। पहले जहाँ पर वो खोंचा लगाता था, वहाँ पर अब दूसरा है वो खोंचा लगाने लग गया है। इसके बाद में क्या होता है, गर्मी में क्या है बच्चे को क्या हो जाते हैं दोस्तों, दस्त हो जाते हैं। और दस्त के कारण ही क्या हो जाता है बच्चा है वो मर जाता है, जिसका नाम था मुन्नू। इसके बाद में गोबर है वो शक्कर मिल में क्या कर लेता है नौकरी कर लेता है, जहाँ पर मजदूरों में बड़ी ही क्या हो रही थी दोस्तों दिक्कतें हो रही थी। इसके अलावा जुनिया है वो पानी भरने जाती है, जहाँ पर एक औरत है वो पूछती है कितने महीने का है, तो वो कहती है मुझे तो पता ही नहीं। तो वो कहती है कि कुछ ही दिनों में क्या दिक्कत हो रही है, तो जल्दी से दाई वाई फिक्स कर ले। झुनिया को प्रसव पीड़ा होती है, चूहिया आती है और वो दाई को बुला करके लाती है, लेकिन दाई जब बहुत ज़्यादा पैसे मांगती है तो चूहिया खुद ही उसकी क्या करवा देती है और डिलीवरी करवा देती है। इसके अलावा वो सारा काम उसका कर जाती थी। ठीक है। गोबर का चूहिया से झगड़ा, तो गोबर का क्या हो जाता है चूहिया से क्या हो जाता है झगड़ा हो जाता है। वो कहता है कि तुम्हें अब मेरे घर में आने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद में हम देखते हैं कि झुनिया शक्कर मजदूरों में क्या चलती रहती थी, थोड़ी तनातनी चलती रहती थी। झुनिया उससे मना करती है, लेकिन शक्कर मजदूरों में क्या हुआ था, मिल के मजदूरों में, कि जो ओंकारनाथ हैं और मिर्ज़ा खुर्शीद हैं वो क्या कर रहे थे कि हमारी मजदूरी बढ़ाने के लिए क्या कर रहे थे हड़ताल कर रहे थे। लेकिन वो सोचते हैं कि भाई सभी लोगों को क्या कर दिया जाए कि कोई काम पर नहीं जाएगा। लेकिन अगले दिन देखते हैं जुलूस निकाल रहे थे, लेकिन अगले दिन देखते हैं कि शक्कर मिल के द्वार पर बहुत सारे नए मजदूर खड़े थे जो बेरोजगार थे, भुखमरे थे, जो कम मजदूरी पर भी काम करने के लिए तैयार थे। उन्होंने कहा कि तुम इसमें नहीं घुस सकते, लेकिन दोनों में क्या हो गया झगड़ा हो गया। ओंकारनाथ जी सबसे पहले भाग गए,
मिर्ज़ा खुर्शीद लड़े रहे। गोबर है, अनाड़ी आदमी था, देना जानता था, बचना नहीं जानता था, तो क्या है उसको चोट लग जाती है। इसके बाद में चुहिया दोस्तों फिर उन दोनों की मदद करती है। गोबर को पश्चाताप हो जाता है कि मैंने धनिया को किस प्रकार करा, चुहिया से भी उसका मन है दोनों के प्रति क्या है पश्चाताप से भर जाता है। इसके बाद में झुनिया है, वो गोबर खाट में पड़ा रहता है, तो अब कमाने वाला चाहिए कोई, तो झुनिया घास छीलने के लिए जाने लगती है। काम करने पर भी उसके मन में क्या होता है, स्फूर्ति का मन में स्फूर्ति संचार हो जाता है, क्योंकि अब तक एक ही कोठरी में पड़े पड़े क्या है दिक्कत हो रही थी। तो यहाँ पर हमारा 27वां भाग समाप्त हो गया। अब हम देखते हैं दोस्तों 28वें भाग की तरफ चलते हैं। खन्ना है वो मजदूरों के विषय में क्या है मेहता से सलाह लेने के लिए जाते हैं। मेहता क्योंकि कुछ आदमी तो कह रहे थे कि भाई पुराने मजदूरों को रखना चाहिए जो कि क्या है काम में दक्ष हैं, नए मजदूर जिस काम को 4 दिन में करेंगे वो 2 दिन में कर देंगे। लेकिन कुछ सोचते थे कि भाई जो नए मजदूर हैं वो और कम मजदूरी पर काम करने के लिए तैयार हैं, तो उनको ही रखा जाए। खन्ना क्या है और लोगों पर विश्वास नहीं करते थे, मेहता की सलाह पर ज़रूर विश्वास करते थे, मेहता से सलाह लेने पहुंचते हैं। तो मेहता कहते हैं कि भाई आप क्यों मजदूरों को क्यों हटाना चाहते हैं, क्यों उनकी तनख्वाह कम कर रहे हैं। जो बैंक में शेयरदार हैं वो तो यदि 1 रुपया कम पाएंगे तो भी उनकी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन ये तो 1-2 रुपये ही पाते हैं जिससे इनका खान पान है और जीवन रोटी चलती है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद में मालती मालती है वो मेहता की तारीफ़ें कर रही होती है। वो कहती है कि आजकल तो क्या है बहुत ज़्यादा तारीफ़ें कर रही होती है, मेहता है वो थोड़े से झेंप जाते हैं। उस समय बात कर रहे होते हैं तभी मिल में धुआं उठता है, कोई भागा जा रहा है, वो बताता है कि मिल में आग लग गई है। खन्ना भागे जाते हैं और मिल को देख करके तीनों लोग जाते हैं, मिल को देख करके खन्ना उन्माद में आ जाते हैं। वो कहते हैं कि भाई मैं क्या है इस प्रकार की सैकड़ों मिल है वो खड़े कर सकता हूँ, लेकिन उसके बाद में दुखी हो जाते हैं, रोने लगते हैं कि मैं बर्बाद हो गया। गोविंदी द्वारा खन्ना को दोस्तों क्या दी जाती है, सांत्वना दी जाती है। वो कहते हैं धन वन का कुछ नहीं है, और सांत्वना देने पर तब क्या चलता है, खन्ना को अपनी पत्नी का एहसास होता है और तब वो क्या है उसके प्रति क्या करते हैं, सरेंडर करते हैं। यहाँ पर हमारा क्या है 28वां भाग खत्म हो गया। 29वां भाग है दोस्तों, नोहरी ने गोबर को रुपए दे दिए थे जिसकी वो सारे गांव में बड़ाई करती फिरती थी कि मैंने इस प्रकार दिए, ये आता था वो आता था, इस प्रकार वो अपने गांव की बड़ाई कर रही है। धनिया है तो धनिया को क्या है उससे नौरी से फिर दिक्कत होने लग गई कि रुपये दिए तो क्या है, सेहत में तो दिए नहीं है, रुपये ले गई अपने। धनिया भोला की बातचीत पर नौरी की बुराई, तो क्या है धनिया भोला है वो उधर आ जाता है और उनकी बातचीत होती है कि भाई ऐसी स्त्री को तो क्या है छोड़ देना चाहिए, ठीक है। यदि क्या है कि दूसरा मर्द होता तो ऐसी स्त्री का क्या काट लेता, सर काट लेता, ठीक है। तो इस प्रकार वो क्या है नोहरी की बुराई करते हैं और चाहते हैं कि भोला को क्या कर दे, छोड़ दे। तो भोला को वो मन बना देते हैं कि भोला उसको छोड़ करके चला जाए, लेकिन अगले दिन भोला वहीं है तो वो भोला को भी धिक्कारती है। इसके बाद में हम देखते हैं कि माता दीन का पश्चाताप होरी के लिए सलिया के रुपए देना। माता दीन आता है होरी के पास में, वो 2 रुपये उसको देता है कि तुम सलिया को दे देना। होरी कहता है कि मैं कैसे दूंगा, तुम खुद दे जाओ, कि वो मुझ में हिम्मत नहीं है। और वो रुपये दे जाता है। होरी डरते डरते शाम को सलिया को रुपये देता है। रुपये पा करके सलिया बहुत ज़्यादा खुशी से फूल जाती है, बच्चे को पुचकारती है, प्यार करती है, लेकिन और भी प्यार था जिसको वो कहीं शेयर नहीं कर सकती थी। तो उसे अपनी सहेली सोना की याद आती है और वो चाहती है कि भाई मैं सोना से मिलने चले जाऊं। रात में ही नदी पार करके वो सोना से मिलने जाती है, जहाँ पर वो कपड़े सुखा रही होती है अलाव के पास में। तभी मथुरा से उसकी मुलाकात होती है। मथुरा उसको क्या है सेड्यूस करना चाहता है, और लेकिन तभी क्या है सोना देख लेती है। सोना पूछती है कसम खाकर क्या क्या बात हुई, सिलिया सारी बातें उगल देती है। सोना उसको फटकार लगाती है और सिलिया दबे पांव क्या है वापस लौट आती है। भाग 30 में हम दोस्तों देखते हैं कि
खन्ना का क्या है, नए और पुराने मजदूरों के प्रति जो रवैया है वो हम देखते हैं कि हाँ, कुछ लोग चाहते थे कि भाई नए मजदूर रखो, कोई चाहते थे पुराने रखो। इसके बाद में हम देखते हैं कि मालती के व्यवहार में काफ़ी परिवर्तन हो गया है। अब वो बड़े लोगों के लिए तो क्या है, पैसे लेकर ही जाती है, लेकिन वो गरीबों के लिए क्या है, वैसे ही चली जाती है, बिना पैसे की देखने चली जाती है। अब मालती और मेहता में आकर्षण बढ़ गया है, दोनों बहुत ज़्यादा साथ समय बिताने लगते हैं, बाहर भी घूमने चले जाते हैं। तो इसी प्रकार घूमते घूमते एक बार वो क्या पहुंच जाते हैं, बेलारी के लिए पहुंच जाते हैं, जहां पर होरी से पूछते हैं तो उनके ही घर पर क्या है, रुक जाते हैं। मालती है वो स्त्रियों को दोस्तों स्वास्थ्य, सफाई और संयम की शिक्षा देती है, बच्चों के प्रत्येक घर के बच्चों को जाती है, देखती है, उनका क्या करती है, दवाई देती है। इसके बाद में मेहता और मालती है वो नदी के तट पर निकल जाते हैं। मेहता जी क्या बनाते हैं, झाऊ के वृक्षों से क्या बनाते हैं, नाव बनाते हैं, दोनों बैठ कर के उस पार चले जाते हैं। इसके बाद में मेहता और मालती में क्या होता है, प्रेम और शादी संबंधी विचारों पर बातचीत होती है। वो कहता है कि मेहता जी कहते हैं कि यदि मैं बताऊँ दूसरी स्त्री से तुमसे बेवफा करूँ, दूसरी स्त्री से प्यार करूँ तो तुम क्या करोगी। वो कहती है मैं तुम्हें समझाऊंगा। लेकिन मेहता जी कहते हैं यदि तुम ऐसा करोगी तो मैं पहले तो तुम्हारा प्राणांत करूंगा, फिर अपना प्राणांत कर लूंगा। तो इसको सुनकर के मालती है वो थोड़ी सी क्या है, शहर जाती है, और मालती का मेहता से मोहभंग हो जाता है। इसके बाद में हम देखते हैं कि राय साहब के तीनों मंसूबे हैं वो पूरे हो जाते हैं, कन्या का विवाह हो जाता है, रियासत पर उनका अधिकार मिल जाता है, और वो इलेक्शन है वो भी जीत जाते हैं। अब इलेक्शन जीत गए तो उनकी जो प्रतिष्ठा है वो और अधिक बढ़ जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि जब रुद्रपाल के लिए सूर्य प्रताप की बेटी का रिश्ता आता है। रुद्रपाल अमरपाल यानी राय साहब के बेटे का नाम है, और सूर्य प्रताप की बेटी का रिश्ता आता है, और वो वो सोचते हैं कि भाई बेटा तो हाँ कर ही लेगा, तो वो कह देते हैं कि सही भाई, रिश्ता हमारा पक्का है, तय है। इसके बाद में वो बेटे को खत लिखते हैं, लेकिन बेटा है वो कहता है कि मैं ये शादी नहीं कर सकता। बाप बेटे में काफ़ी झगड़ा होता है कि तुम शादी क्यों नहीं कर सकते। वो क्या है, किससे हो, कि भाई वो तो क्या है, मैं नहीं बता सकता कि मेरी तो क्या है, सरोज क्या है उस लड़की के सामने। तो वो कहता है कि भाई मेरी शादी तुम्हारी जीते जी नहीं हो सकती। तो वो कहता है जीते जी नहीं होगी तो आपके मरने के बाद होगी, कि मरने के बाद होगी तो उसको अभी बहुत दिन है। तब रुद्रपाल कहता है कि मेरी तो शादी हो चुकी है, और वो शादी का प्रमाण पत्र दिखा देता है। इसके बाद में राय साहब सोचते हैं चलो इधर से तो कोई दिक्कत नहीं, मालती के पास जाऊं, यदि मालती अपनी बहन को समझाए तो फिर ये क्या है, कुछ नहीं हो पाएगा। विवाह के संबंध में राय साहब की मालती और मेहता से बातचीत होती है, लेकिन वहां पर भी कुछ हल नहीं निकलता है। इसके बाद तनखा जी आते हैं राय साहब के पास, क्योंकि राय साहब अब इलेक्शन जीत गए हैं। तो तनखा का राय साहब राजा साहब के यहाँ पर कोई अब मोल नहीं था। तो तनखा राय साहब की चापलूसी करते हैं कि राजा साहब तो आपकी बुराई करते थे, तो मुझ पर नहीं सहा गया, मैं आपके पास में आ गया। उसी समय राजा साहब भी वहाँ पर आ जाते हैं। दोनों जने मिलकर के तनखा को आड़े हाथों लेते हैं। वो कहते हैं, राजा साहब कहते हैं कि मैंने तुम्हें क्या है, होटल वालों जो रुपए दिए थे वो तुमने क्या करे, तुमने तो अभी तक उनको दिए भी नहीं। इसके बाद में राजा साहब है वो भी कहते हैं कि ये इस प्रकार की बातें कहते थे, तनखा को वहाँ से उठ करके जाना पड़ता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मीनाक्षी का क्या हो गया था दोस्तों, तलाक हो गया था, और मीनाक्षी व दिग्विजय सिंह में क्या हो गया, झगड़ा हो गया था। दिग्विजय सिंह हमेशा रिवॉल्वर लेकर के मीनाक्षी को मारने के लिए डोलता है, मीनाक्षी भी अपने साथ में बॉडीगार्ड रखती है। एक बार वो दिग्विजय सिंह की पिटाई भी कर दी थी उसने। भाग 32 में हम देखते हैं कि मिर्जा खुर्शीद है वो क्या है, नया नया शौक था उनका, कई कई नई 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 शौक लगते रहते थे। तो वो वेश्या नाटक मंडली है दोस्तों, वो बनाते हैं। वेश्या नाटक मंडली बनाने का उद्देश्य ये था कि वेश्या हैं, या तो वो अर्थ के अभाव में, उनका विचार था कि या तो धन की कमी होती है या फिर उन्हें उचित सम्मान नहीं मिल पाता है, तब वो क्या बनती हैं, वेश्या बनती हैं।
तो वो वेश्याओं को इस नाटक के माध्यम से क्या है उनको कलाओं में निपुण करके उनकी इस आदत को छुड़वाना चाहते थे, जिससे कि उन्हें ये काम नहीं पड़े, क्योंकि जब नाटक करेंगे तो उन्हें भरपूर सम्मान भी मिलेगा और पैसे की भी आय होगी। इस पर मेहता और मिर्जा के क्या है विरोधी विचार लाते हैं। मेहता जी कहते हैं कि जब मनुष्य के मन में भोग की लालसा होती है तब वो क्या है इस प्रकार की हरकत करता है। जब तक संसार में पैसा रहेगा तब तक क्या रहेगा, भोग इसमें रहेगा। इसके बाद में हम देखते हैं कि मेहता जी हैं वो क्या है उन पर जो मकान मालिक है 6 महीने का बाकी किराया नहीं चुका पाते हैं, तो वो क्या कर देता है, डिग्री कर देता है। डिग्री कर देता है तब कारकुन कहता है कि भाई आप क्या करो, और थोड़ा बहुत मैं टाल सकता हूँ, लेकिन मालती कहती है कि तुम्हारे इतने रुपए जाते क्या हैं। मेहता जी कहते हैं मैं एक भी रुपये सा है वो गलत खर्च नहीं करता हूँ। तो वो कि भाई तुम मुझे रुपये दे दो, कि वो कहती है कि मैं इस बात पे रुपए दूंगी कि जब तुम क्या है तुम्हारा पैसा मेरे हाथों में आएगा और मेरे ही हाथों से खर्च होगा। तो मेहता जी इस बात को स्वीकार कर लेते हैं और मालती उसके रुपए दे देती है। मेहता जी घर को छोड़ देते हैं। मालती क्या करती है दोस्तों, अपने घर में मेहता जी को ले आती है और 2 कमरे उनके लिए खाली कर देती है। और मेहता जी के पास ज़्यादा सौदा नहीं था, लेकिन उनकी किताबें ही थी जो 2 कमरों में भर गई थी। इसके बाद में उनके बजट का प्रबंधन है वो करती थी और उनके बजट के प्रबंधन को मालती ठीक कर देती है। इसके बाद में मालती गोबर को भाग के लिए माली रख देती है। एक बार उनकी गाड़ी खराब हो जाती है तो गोबर ही धक्का दे करके पेट्रोल पंप तक पहुंचाता है। तो मालती कह देती है नौकरी करोगे, तो वो नौकरी के लिए राजी हो जाता है। मालती को गोबर ने क्या किया था, मिर्जा खुर्शीद यहाँ पर बाग का काम किया था, तो वो इस काम को कर लेता है। इसके बाद में एक दिन गोबर के बच्चे को क्या हो जाता है, ज्वर आ जाता है। ज्वर आ करके देखते हैं तो वो मालती देखने जाती है, लेकिन वहाँ की दशा और कमरे की स्थिति देख करके वो क्या है अपने घर की बैठक का कमरा खाली कर देती है, उनको अपने घर में ही लेवा लाती है। इसके बाद में बालक को चेचक निकल आई है, लेकिन मालती का जो प्रेम है वो कम नहीं हुआ है। बालक रात को रोता है और मेहता जी जाग जाते हैं कि किस प्रकार रो रहा है। तो मालती को देखते हैं कि वो गोद में लेकर के बालक को क्या कर रही है, प्रेम कर रही है, चुपकार रही है। और मेहता की श्रद्धा है वो मालती के प्रति बढ़ जाती है। इसके बाद में मेहता के सिर में दर्द होता है, लेकिन मालती जैसे ही अपने हाथों से स्पर्श करती है तो मेहता के सिर का दर्द है वो एकाएक गायब हो जाता है। और मालती और मेहता हैं वो दोनों प्रेम और विवाह संबंधी विचार करते हैं। इसके बाद में दोस्तों हम देखते हैं कि भाग 34 पर हम देखते हैं कि सिलिया है। सिलिया का बालक पैदा हुआ कौन, रामू। और रामू पैदा हुआ, रामू तोतला था। वो कहता तुम्हारा नाम क्या है, कि लामू। और अपने पिता का नाम क्या है, कि मातादीन। तुम्हारी माता का नाम क्या है, छिलिया। और तुम्हारे दातादीन कौन है, तो वो कहता था वो हमारा छाला है। इस प्रकार बाला के सबको हंसाता रहता था। लेकिन एक दिन क्या है, वो ओलों से क्या है उसको निमोनिया हो गया और वहीं पर रामू है मर जाता है। माता दीन क्या है उसको लगातार देखता रहता था, लेकिन उसको हाथ में लेने की, उससे बात करने की उसकी स्थिति नहीं होती थी। रूपा से भी वो पूछा है, धनिया भी कहती है कि भाई तुम उठा करके देखो, वो कहता है मैं नहीं उठा सकता। रामू की मृत्यु हो जाती है। सिलिया और माता दीन की जो मुलाकात है वो होती है, क्योंकि सिलिया है वो क्या भी बच्चे की यादों में ही रहती है। और खेत पर मुलाकात होती है तब तब माता दीन है वो अपने पश्चाताप की बात करता है कि मैंने अब ब्राह्मणत्व का जो चोगा है वो उतार दिया है, अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। तुम्हारा घर कहाँ है, तो माता दीन कहता है, सिलिया के घर के सामने आकर खड़ा हो जाता है कि मेरा घर यही है, और वहाँ पर क्या है वहीं पर साथ रहने की घोषणा करता है। तो यहाँ पर देखिए सिलिया और माता दीन का मैटर है वो सॉल्व हो जाता है। इसके बाद में हम देखते हैं होरी है और दातादीन में दोस्तों बातचीत होती है। होरी सोच रहा होता है कि भाई अब मैं रुपए कहाँ से लाऊं, कि सोना का चलो विवाह तो हो गया, लेकिन अब मैं रूपा का विवाह है वो कैसे करूं। तभी दातादीन आते हैं और दातादीन कहते हैं, क्योंकि उसके खेतों की डिग्री आ रही थी, तो वो कहते हैं कि भाई तुम रूपा का विवाह कर दो, मेरा एक जजमान है राम सेवक, उससे यदि तुम रूपा का विवाह कर दो तो तुम्हें क्या है सेंत में तुम्हें विवाह भी हो जाएगा और तुम्हारे क्या है कुछ रुपए उससे मिल जाएंगे, तो तुम्हारे जो खेतों की जो है वो भी बच जाएंगे। राम सेवक तो होरी कहता है मैं सोच करके जवाब दूंगा। धनिया होरी दोनों में बातचीत होती है।
लेकिन कोई निष्कर्ष पर नहीं पहुंच जाते हैं। तभी दादा दीन चाल चलते हैं। उनकी चाल के अनुसार राम सेवक आता है, वो अपनी शान जमाता है, तरह तरह के भाषण देता है कि संसार में गऊ बनने से काम नहीं चलता, जितना दबो उतना ही लोग दबाते हैं। तरह तरह की बातें वो भाषण देता है, जिसका रंग है वो होरी और धनिया पर पड़ जाता है। और वो कहते हैं आदमी बड़ा ही सही, रूपा के यदि भाग्य में सुख है तो वो सुख उठाएगी, दुख है तो दुख उठाएगी, और आदमी तो अच्छा है। तो गोबर को शादी तय हो जाती है, गोबर को सूचना दी जाती है, गोबर चलने के लिए तैयार हो जाता है। और वो झुनिया को समझाता है कि जब अपने माँ बाप से क्या है, आज हम अपने माँ बाप से खींच लें, लेकिन जन्म तो उन्हीं ने दिया है, हमें क्या है उनकी बातें खा सुन करके गम खाना चाहिए। घर के लिए प्रस्थान हो जाता है। और मालती से कहते हैं, तो मालती क्या है, चरखा और क्या देती है दोस्तों, कंगन देती है, और उस विवाह वाले दिन स्वयं आने के लिए कहती है। अब गोबर घर आता है, घर की दशा देखता है, तो वो उसे बहुत दुख होता है, क्योंकि 4 साल वो घर से बाहर रहा था, तो उसे क्या है नए ज़माने का अभ्यास हो गया था। अब उसका व्यवहार है वो काफ़ी परिवर्तन हो गया है। अब वो बार बार होरी की बातों पर क्या है झिल्लाता नहीं है, फटकारता नहीं है। थोड़ा सा उनको काम करते देख करके गोबर खुद काम करने लगता है। इसके बाद में हम देखते हैं कि रूपा का क्या है, दोनों बातचीत हो रही थी, तो होरी है वो दाता दीन से रुपये लेता है, और 200 रुपये लेता है, तो उसके हाथ हैं वो कँपा रहे होते हैं। तो यहाँ पर हमारा 35वां भाग है वो समाप्त हो जाता है। इसके बाद में हम देखते हैं भाग 36 में दोस्तों देखते हैं कि रूपा का जो विवाह है वो हो जाता है, और गोबर लखनऊ के लिए प्रस्थान कर जाता है। रूपा है वो अपने ससुराल में काफ़ी खुश थी, उसका कोई मतलब नहीं था कि पति बड़ा है कैसा है, वो तो क्या है अपने में अपने खेतों को बखार को देख कर के क्या होती है, खुश होती है, और वो अपना बनाव श्रृंगार अपने लिए ही करती है। इसके बाद में वो सोचती है कि भाई हमारे दादा के मन में गाय की लालसा थी, क्योंकि उसने गाय आई थी तब उसने घर में देखी थी, तो वो सोचती है कि भाई एक गाय को मैं भेज दूंगी। राम सेवक से बातचीत होती है, गाय को भिजवा दी जाती है। होरी की भी दोस्तों अभी गाय की लालसा है वो लग जाती है कि मंगल है, मंगल उसका पोता है, दूसरा बच्चा जो उसको हो जाता है, कि भाई जब बच्चा है तो उसके लिए तो दूध जरूर चाहिए। तभी एक ठेकेदार ने क्या है कंकड़ खुदाई के लिए काम चालू किया था, तो वो सोचता है कंकड़ खुदाई कर लूँ, ये 2 महीने भी टिक जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा गाय के लिए पैसे हो जाएंगे। तो वो 8 आने रोज पर काम काम है वो शुरू कर देता है। गोबर व धनिया की बातचीत हो रही है, सूतली कहते हो कि भाई तुम सो जाओ, काफ़ी रात हो गई, कि मैं तो सो जाऊंगा, कि मैं तो दिन में भी सो लेता हूँ। तभी वो हीरा के बारे में बातचीत करते हैं, तो तभी सुबह होरी जग कर के देखता है कि हीरा सामने खड़ा हुआ है। अब होरी है वो क्या है रात में भी नहीं सोता है, खाने पीने को भी नहीं मिल रहा है। होरी को क्या है दिन में काम करता है तो उसको लू लग जाती है, और लू लग जाती है तो वो बेदम से मुर्दनी सी छाई हुई है, बेहोश सा हुआ जा रहा है। अतीत की एक एक स्मृतियां हैं वो उसके मानस पटल पर आ रही हैं। गाय आती है, गोबर आता है, धनिया जब ब्याह करके आई थी वो आती है। इसके बाद में धनिया है, सभी आदमी उसको घर पे बताते हैं, तो धनिया 1 घंटे के बाद में आती है, और शोभा हीरा है वो भी खाट की डोली बना करके लाते हैं। इसके बाद में सभी उसको क्या है धनिया दिलासा दे रही होती है। धनिया क्या है मौत की सूरत पहचानती थी, लेकिन अंत में क्या हो जाता है दोस्तों, होरी की मृत्यु हो जाती है। हीरा कहता है कि भाभी दिल गड़ा करो दादा, खड़ा करो दादा चले। और दाता दीन कहते हैं कि भाई अब तो क्या करा दो, तुम गोदान करवा दो। हाँ, धनिया घर में घुसती है और कुछ पैसे निकाल लाती है कि आज सूतली जो बेची थी उससे ये रुपये हैं, और घर में ना गाय है ना बछिया है ना पैसा है, यही पैसे हैं, यही इनका गोदान है। वो पछाड़ खा करके गिर पड़ती है। तो ये हमारा दोस्तों गोदान उपन्यास का सार था। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आ रहा होगा। कोई भी यदि दिक्कत है, कोई भी नई रचना पढ़नी हो, तो आप कमेंट में करके ज़रूर बताएं कैसी आपको वीडियो लगी। थोड़ा सा स्पीड यदि ज़्यादा है तो आप स्लो कर सकते हैं। तो चलिए आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद जय भारत।